मोदी ने इनसे एक वचन लिया है, 56 इंच का छाती लेकर आया हूं मैं जी। ये नया भारत है, ये घर में घुसता भी है और ये मारता भी है। उनको ये लगता था भारतीय जनता को कि उनको उठाकर नापुंसक कर दिया गया था कि अमन की आशा, अमन की आशा, अमन की आशा, हम ईमान वाले लोग हैं, हम अगर जिंदा रह गए तो गाजी, मर गए तो शहीद, तो तुम तो जिंदा होकर भी जलील, तो तुम तो मर के भी जलील। ये इतनी शर्म की बात है क्योंकि यही वाली स्टेटमेंट पाकिस्तानी हिंदूज पे नहीं पाई हो सकती। अगर आप पाकिस्तानी हिंदू हो, आप क्या फील कर रहे होगे? भारतीय जो जनता है वो आज बहुत गर्वित है इस चीज के ऊपर कि जो मोदी ने उनके लिए अचीव करके दिखाया। सब अचीव तो बहुत कुछ किया है, चांद पे पहुंच गए। ये असंभव था। सब मुझे बताया कि हिंदुत्व हैज poured cement down the spine of the Hindu man. जो आपने बात की है, गर्व की। गर्व। It's given them something to work towards, it's given them something to look towards. Why is that bad? It's bad because it's not based on truth. वो सच्चाई पे आधारित है। मगर सर इंडिया की जो ग्रोथ है वो the past 10-15 years, अगर आप देखिए उनकी ट्रैजेक्टरी, उनका GDP देखिए, that is real growth. ये वर्षों की सेक्युलरिज्म का फल उनको आज मिल रहा है। सब काउंटर आर्गुमेंट वहाँ से आती है जी कि सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, जो आपके वो टॉप प्लेयर्स हैं और जो टॉप पेड एक्टर्स हैं बॉलीवुड में, they're all Muslims. गाजा में पूरा जेनोसाइड हो गया है। Shahrukh Khan did not have an opinion on the matter. Salman Khan had nothing to say about it. Amir Khan, the intellectual, thinking man's actor, had nothing to say about it. तो सर ये पूछना पड़ेगा, is India turning into Pakistan? So कहीं ना कहीं now they're flirting with the idea कि okay, let's implement a Hindutva version of Zia ideology here. मेरी बात मानो, इसलिए ना मानो क्योंकि मैं महज एक इंसान हूँ। मेरी बात मानो क्योंकि जो मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ, it comes from a divine authority. Caesar is deified. Exactly. अगर तुम चैलेंज करोगे मुझे, यू आर इनवाइटिंग डिवाइन रॉथ्स। क्या ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान ज्यादा प्यार करते हैं? तुम खान साहब का साथ नहीं दे रहे, तुम असल पाकिस्तानी नहीं हो, हम जो बाहर बैठे हुए हम ज्यादा असल पाकिस्तानी हैं। तुम डिबेट नहीं करते मौलवियों के साथ पाकिस्तान में बैठकर। मोर देन 94% ऑफ पॉपुलेशन यू हैव और वो मुस्लिम है, उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी थ्रेट में है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में। एटलीस्ट दे हैव एन आइडियोलॉजी। हमारे पास जो बाकी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है ना पाकिस्तान में, बाय द वे, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है सच। ये जो आपने मॉन्स्टर्स क्रिएट कर दिए, अनफॉर्चुनेटली जितने रूल्स आपने इनको क्रिएट करने में तोड़े थे, उतने ही रूल्स कम से कम आपको इनको ब्रेक करने में भी तोड़ने पड़ेंगे। एक ये भी कम्युनिटी एक्स मुस्लिम्स नाम जी, और वो फिर आइसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। मुझे वो अनरियलिस्टिक लग रहे होते हैं, मुझे इससे अनरियलिस्टिक लग रहे होते हैं बिकॉज वो रिवेंज मिशन पे है। बट रिवेंज से सिर्फ रिवेंज ही बिगेट हो सकता है। तुम अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, दूसरों के दिलों में अपना डर और खौफ डालने के लिए हमेशा एक परफॉर्मेटिव वर्जन ऑफ रिलीजियोसिटी ही लेकर आओगे। बांग्लादेश और नेपाल या इवन ईरान के अंदर भी प्रोटेस्ट हाल ही में हुए जनवरी 2026 में, वो डू और डाई है उनके अंदर। पाकिस्तान के दरअसल जो लोग हैं ना, वो कहते हैं वी जस्ट वांट टू लिव अनदर डे। हमारे यहाँ जितने सियासतदान इधर बैठ के वो रिलीजन कार्ड प्ले करते हैं ना, वो प्ले करते हैं जस्ट फॉर देयर पॉलिटिक्स। खान साहब प्ले करते थे फॉर हिज पॉलिटिक्स बट आल्सो बिकॉज ही बिलीव्ड इन इट। पीटीआई के एम्स क्या है? शरिया लॉ एनफोर्स करना, रूहानियत की यूनिवर्सिटी खोलना, जो कि बड़ा अच्छी बात होती, लेकिन वो इधर जो एक शरिया, स्ट्रिक्ट शरिया कंप्लायंट सोसाइटी बनाना चाहते हैं, वो दूसरों के लिए बनाना चाहते हैं। क्या टॉलरेंस खत्म हो गई है? एब्सोल्युटली, एंड नॉट जस्ट द नॉर्म। अब अगर मुझे आप लोगों को कहना है कि मैं मासेस में से हूं तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मैं तुम लोगों से इंटेलेक्चुअली बड़ा सुपीरियर हूं। से हजूम में तुम्हें और आप भी आते हैं। एग्जैक्टली आते हैं, लेकिन अगर मैं अकेला हूं, देयर आर चांसेस आई विल बी नाइसर पर्सन। टुडे वी आर हियर विद मुनीब कादर साहब। आपके बारे में वार्निंग मिली थी जी कि आप चैनल बैन करवा देंगे। अच्छा, क्या ये सही है साहब? डू यू से थिंग्स व्हिच मेक पीपल एंग्री? Many people who follow me on social media, वो लेफ्टिस्ट्स हैं या लिबरल्स हैं, they wouldn't agree with you. वो कहेंगे कि इसने कौन सी कोई बड़ी बहादुरों वाली बात कर दी, बिकॉज ये भी स्टेटस को अपॉलोजिस्ट है। So they're not very happy with me, by the way. ठीक जी। तो I don't know. So लेफ्ट वाली आपसे नाराज है, राइट भी आपसे नाराज है, और राइट विंग तो नफरत करती है एक्टिवली। बट आई डोंट थिंक कि ये बड़े दुख की बात है या मैं कोई बड़ा दुखी हो गया। आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई साइंड अप फॉर इट। सो एग्जैक्टली वही चीज। नाउ लेफ्ट और लिबरल्स इसलिए नाराज है बिकॉज उनको ये फील होता है कि व्हाई डू यू बिलीव कि स्टेट एक लेजिटिमेट फोर्स है इन इट्स ओन राइट, कि तुम उनके साथ दोस्ती करना चाहते हो या तुम चाहते हो कि तुम उनकी हिमायत करो। बट मुझे ये नजर आता है कि अगर हम लोग चले जाए कि व्हाई डिड वी नीड अ स्टेट, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एग्जैक्टली थी क्या?
तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमें ये तो नहीं बताती थी which underpins democracy or the whole idea of it. Right. तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हमें ये नहीं बताती थी that state is our enemy or has to be our enemy. Right. वो तो हमें बताता था state actually अपनी power trust पे hold करता है for our betterment. So I really don't think कि I've betrayed the liberals and leftists of Pakistan just because I see the state as a legitimate player in the society politic. ठीक जी. मुझे ये लगता है कि no, I need to have them on board, but also the state needs to have people like me on board. Right. So we don't need to be hostile to each other. Of course. मेरा सिर्फ ये होता है कि जो राइट विंग को बात बुरी लगती है वो ये कि why create an atmosphere of immunity and impunity for violent right wing mobs? स्टेट इस तरह की मिसाल नहीं कायम कर सकती कि जो डंडे की जोर पर स्टेट को धमकियां दे, सड़कों पे तोड़ फोड़ करे, आग लगाए, लोगों को जिंदा साड़ो, आप उससे उसकी सुनो, उसके साथ अच्छा सलूक करो, लेकिन जो पीसफुली प्यार से जो एहतजाज करते हैं सड़कों पे आकर और वो लॉ बाइडिंग है, आप एक को अच्छा चलो, इनकी तो हम बड़ी चितरौल करेंगे बिकॉज ये वीक है, ये तो वो हमारे ऊपर डैमेज नहीं इन्फ्लिक्ट कर सकता जो वायलेंट मॉब्स कर सकते हैं, इससे क्या मिसाल कायम होगी? इससे तो फिर स्टेट की अपनी अथॉरिटी अंडरमाइन होती है एंड दैट समबडी लाइक मी वुड नॉट बी एबल टू टॉलरेट सीइंग. अगर मैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, वी हैव टू सपोर्ट द स्टेट प्रोवाइडेड द स्टेट इज आल्सो डूइंग इट्स जॉब. सो व्हेन आई सी, now this is a very controversial take, when I see that Pakistan might be inching exactly towards that position where the state is finally doing its job. मैं कौन होता हूँ कहने वाला कि स्टेट अपना काम ना करे? हम इसी चीज के लिए टैक्स देते हैं ना कि वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम नॉन स्टेट एक्टर्स, दे वायलेंट टेंडेंसीज, और वो स्टेट सिर्फ एक बायस्टैंडर बन के, साइलेंट स्पेक्टेटर बन के नहीं देख सकती, इट विल हैव टू इंटरवीन एंड प्रोटेक्ट मी. मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान इट हैज स्टार्टेड इंचिंग टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर, ये जो मैंने तो जरा बेहतरी की तरफ जा रहा है पाकिस्तान. बेहतरी इन द सेंस कि मुझे लगता है कि द हार्ड स्टेट, I'm not saying their motivations are altruistic. I'm not saying वो सी बड़ा प्यार आ रहा है minorities के ऊपर और निहत्तों पर और मासूमों पर. But I think the state, and rightly so, has started seeing कि it's not even in the interests of the powerful elite or the political elite या जो भी हमारे key players होते हैं, चाहे वो सिविलियन लीडरशिप से हो या चाहे वो नॉन सिविलियन लीडरशिप से हो, जो भी स्टेट apparatus के अंदर बैठा हुआ है, I do think there is a realization, and I'm glad for it, कि so-called non-state actors को power delegate नहीं आप कर सकते, state की authority नहीं delegate कर सकते, because फिर एक वो वक्त आ जाएगा कि इस तरह के violent non-state actors खुद को state से ऊपर समझेंगे. तो मैं इसीलिए कहता हूँ state को never allow them to be more powerful than you, never allow them to assert authority and actually challenge your authority. So far as state is now cracking down on them. मुझे तो ऐसा लग रहा है यार, दिस इज हार्ड स्टेट ना वो कहते हैं, तो हाँ तब मैं कहूँगा ओके फाइनली यू एक्टिंग स्टेट लाइक. तो मुझे नहीं लगता मैं बैन करवा लूंगा आपके प्रोग्राम को, क्योंकि दरअसल मैं तो जो बातें कर रहा हूँ वो तो स्टेट को एम्पावर कर रही है. वो तो कह रही है कि स्टेट एक्चुअली यू शुड हैव अ रिट, you should have ultimate authority over violence. जो कहते हैं ना, violence should be the monopoly of the state. नाराजगी तो पहले ही होती थी, 3-4 साल पहले शायद मैं ये बातें करता, आपका चैनल बंद हो जाना था, तब मेरी नाराजगी होती थी कि यार why are you allowing these so-called non-state actors to usurp the state's power and its role? Right. So मेरी एक दोस्त है जरा आर्टिस्ट टाइप की, वो मेरे से पूछती रहती है कि क्या पाकिस्तान की सियासत में जन्नत का अमल दखल है, जादू, टोने, धागे? Is that part of the reality in Pakistani politics? आपका कभी किसी जिन के साथ इनकाउंटर हुआ है? साहब रात को एक जिन्नी मेरे पे आशिक हो गई थी, इसके अलावा तो कुछ नहीं. अच्छा हुई थी. सो अब वो बात है ना कि जो बड़े रैशनल लोग होते हैं वो कहते हैं ये तो एक आइडिया है सिर्फ, ऐसा असल में किधर जिन होते हैं. राइट. सो पाकिस्तान की सियासत में जिन्नात का कोई दखल अंदाजी थी या उन लोगों का कोई रोल था, मैं वो तो नहीं कह सकता, मुझे पक्का नहीं पता कि बेचारे जिन के ऊपर मैं क्यों डालूं. हाँ, लेकिन अगर कोई जिन नहीं भी था और कुछ ऐसे लोग थे जिनको लग रहा था कि कोई जिन है, तो फिर हाँ उस हद तक जिनों की बिल्कुल उसके अंदर हमारे पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा रोल रहा है. वो ये इकोनॉमिस्ट के अंदर जो एक आर्टिकल निकला था कि जी जनरल फैज़ पहले से ही बता देते थे बुशरा बीबी साहिबा को कि मैं ये 2-3 दिन बाद करने वाला हूँ, तो इमरान खान क्योंकि तुम पे बड़ा भरोसा करता है, ही विल बी शॉक्ड, ही विल मार्वल एट योर विजडम. जब वो देखेगा कि आपकी दी हुई भविष्यवाणी सही साबित हुई है 3 दिन बाद जाकर, तो वो वाकई इस चीज़ पे यकीन करेगा कि आप एक अजीम खातून है who has foresight which goes beyond what ordinary mere mortals can guess. Sight beyond sight. तो बिल्कुल, तो ये तुम्हारी जो clairvoyance है वो इतना आगे को जाती है कि यार मैं तो कहता हूँ बीबी तू बॉस है.
तू चला सियासत। अब ये इकोनॉमिस्ट कहता है कि ये होता था, मेरे पास सबूत है कि यही होता था बनी गाला के अंदर, नहीं मेरे पास कोई सबूत नहीं है। Okay. क्या मैं मानना चाहता हूँ द इकोनॉमिस्ट की स्टोरी को? Look, if I'm anti-PTI, yes I would. So hold on, let me ask you this. Are you anti-PTI? See, as neutral as I would want to appear, but neutral तो सिर्फ जानवर होता है। Famous quote, sir. फेमस कोट, ठीक है। सो आई मीन चलिए, अगर मैं जानवर ना बनूं तो फिर मैं नहीं हूँ न्यूट्रल, और मैं बिल्कुल एंटी पीटीआई हूँ। नॉट बिकॉज आई हेट पीटीआई, बट आई डोंट लाइक द पॉलिटिकल agenda that they have. I don't like the aims that they have, and I certainly don't like how they set out to achieve those aims. PTI के एम्स क्या है? शरिया लॉ इन्फोर्स करना, रूहानियत यूनिवर्सिटी खोलना, जो कि बड़ा अच्छी बात होती, लेकिन यू नो वो इधर जो एक स्ट्रिक्ट शरिया कंप्लायंट सोसाइटी बनाना चाहते हैं, वो दूसरों के लिए बनाना चाहते हैं। बिकॉज अगर अपने लिए बनाना चाह रहे होते तो इद्दत केस के अंदर जो डिसीजन आई थी वो उस पर ना रौला मचाते, वो सेकुलर यूएस और सेकुलर यूएन बॉडीज के पास जाकर ना कह रहे होते हमारी मदद करो। मुझे अभी भी याद है कि खान साहब जब इंटरव्यू दे रहे होते थे, नया अफगान तालिबान वापस आया था, उन्होंने 2021 में अफगानिस्तान को ऑक्यूपाई कर लिया फिर से। सो तालिबान जब उधर आकर बैठे, इमीडिएटली उन्होंने लड़कियों की स्कूलिंग के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बैन लगा दिया। खान साहब से जब भी फॉरेन मीडिया पूछती थी तो वो कहते थे दे हेट इट, अफगान पीपल आर वेरी प्राउड पीपल, इट्स देयर कल्चर, कि बच्चों को स्कूल में नहीं जाने देते, तो उसमें इंटरफेयर मत करो। तो भाई पाकिस्तान के अंदर भी फिर पॉलिटिकल कल्चर है कि इफ यू डू नॉट कीप दोज द पावर्स दैट बी हैप्पी, तो then they are going to crack down on you either by constitutional or not so constitutional means। तो फिर वहाँ क्यों आप यूएस वालों को और सेकुलर यूएन बॉडीज को अप्रोच कर रहे हो कि आपकी मदद करें? वहाँ भी हम कह देते हैं हमारा कल्चर है। सो बड़ी अच्छी बात होती है कि अगर तो ये खुद बिलीव करते कि हमारे ऊपर सबसे पहले वो वाले रूल्स लगाओ, फिर हम लोग चाहते हैं कि ये सोसाइटी शरिया कंप्लायंट हो। Now बुशरा बीबी said something very interesting। 2024 में उन्होंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें उन्होंने कहा था मुल्क में जुल्म हो रहा है, आप पे फर्ज बनता है कि आप बाहर निकलो। उसी वीडियो के अंदर उन्होंने एक बात कही थी, एंड डू नॉट टेक दैट वेरी लाइटली। शी सेड कि हम मुल्क में शरई निज़ाम ला रहे थे, जी जी जी, कि तब कॉल आ गई थी किसको उठा लाए, ठीक, हिंटिंग टुवर्ड्स साउदी अरेबिया परहैप्स। सो यहाँ तक मैं मान सकता हूँ यहाँ वो सच कह रही थी। बड़ी बात है अगर मैं पीटीआई की एक फिगर को कह रहा हूँ सच कह रही थी, आई कैन टोटली बिलीव। मगर साहब पीटीआई का और इमरान खान साहब का तो बड़ा बॉन्ड हॉप था विद एमबीएस, और शुरू में बड़ी दोस्ती थी इनकी, और ड्राइव भी करते थे उनके लिए, ठीक है, बड़ी जबरदस्त गाड़ी चलाई। नहीं, और फिर वेस्टर्न सोसाइटी से बेहतर कोई भी नहीं जानता खान साहब को। तो मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि वो इधर एक बहुत स्ट्रिक्ट अफगान तालिबान स्टाइल शरिया कंप्लायंट सिस्टम लाने लगे थे। मैं क्यों, वो तो बड़े लिबरल हैं। Okay. और उनकी तो तस्वीरें हैं किस किस के साथ नहीं है, वो गोल्डी हॉर्न को भी जानते थे, किंग चार्ल्स क्वीन कैमिला के साथ भी बड़ी कूल पिक्चर्स है। सो मैं कैसे कह मगर सकता साहब वो हूँ? तो पुरानी पिक्चर्स है ना, अब तो ज़माना बदल गया, खान साहब ने वो काम छोड़ दिया। नहीं, लेकिन 2019 में जब इधर ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर्स आए थे, उनको भी बड़े प्यार से मिले, मेलानिया ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप को भी बड़ी अच्छी तरीके से मिले। तो ये कोई बड़ी पुरानी बात नहीं जी, जी, है। जी। सो वेस्टर्न वर्ल्ड लव्स इमरान खान, एंड सो इट गोज के वेस्टर्न इमरान खान आल्सो डज नॉट हेट द वेस्टर्न वर्ल्ड, ही डज नॉट हेट मॉडर्निटी। मुझे तो बहुत कुछ लिखा हुआ है मुझे तो लोग ये कहेंगे, बट मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे यहाँ जितने सियासतदान इधर बैठ के वो रिलीजन कार्ड प्ले करते हैं ना, वो प्ले करते हैं जस्ट फॉर देयर पॉलिटिक्स। खान साहब प्ले करते थे फॉर हिज पॉलिटिक्स, बट ऑल्सो बिकॉज ही बिलीव्ड इन इट। वो वाकई करके दिखाने लगे थे। शरिया लॉ मुझे बहुत साइंस नजर आते थे तालिबानाइजेशन ऑफ द कंट्री के। केपी के अंदर जब इनकी वो वाली जो हुकूमत थी, सो 2019 वाले दौरान के फेडरल गवर्नमेंट भी इनके पास थी, केपी में जिस तरह भी तब भी थी। तो उस वक्त की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन थी, उसने स्कूल गर्ल्स को बुरखे बांटे थे। शाहजेब खानजादा ने पूरा इस पे प्रोग्राम भी किया था। हालांकि बांटनी चाहिए थे किताबें और कलम, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है केपी की बच्चियों को, गर्ल चाइल्ड को। इन्होंने बांटे बुरके। ये आहिस्ता 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 इस चीज़ को पंजाब तक एक्सटेंड होना था। ये टीटीपी को रीसेटल तो इन्होंने किया था हज़ारों की तादाद में। 2021 के अंदर एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम ऑफ रीसेटलिंग एंड ह्यूमनाइजिंग द टीटीपी वाज ऑलरेडी अंडरवे, जिसकी आज इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है तेरा वैली के अंदर लोगों को। ह्यूमनाइजिंग द टीटीपी क्या है? टेररिस्ट के साथ हम समझौता कर चुके हैं। ह्यूमनाइज व्हेन आई से, जब आप ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आप मीडिया पे जा रहे हो, आप वहाँ कह रहे हो कि मैं चोर डाकुओं के साथ तो नहीं मुज़ाकरात कर सकता, लेकिन ये हमारे ही लोग हैं, टीटीपी वाले थोड़े नाराज हैं हमसे। अच्छा, सो वी कैन ब्रिंग देम ऑन टू द टेबल एंड हैव कन्वर्सेशंस। हम उनको सही इस्लाम पे लेके आएंगे। नहीं, सही इस्लाम में तो ऑलरेडी है। देखिए खान साहब ये भी कहते थे कि जो आपका इवेंचुअल एम है और जो हमारा इवेंचुअल एम है वो बिल्कुल एक ही जैसे, बस तरीका थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, सो सी टीटीपी हो गया, लबैक ग्रुप हो गया, उनके इवेंचुअल एम्स तो एक ही थे, और वो एम्स यही थे, हर लड़कियां स्कूल में नहीं जाएंगी,
और वो स्कूल में नहीं जाएंगी, वो डॉक्टर कभी बन नहीं सकेंगी, वो डॉक्टर नहीं बन सकती, और अगर वो मर रही हो तो वो किसी चेकअप के लिए डॉक्टर पास नहीं जाएंगी, डॉक्टर तो हमेशा मर्द होगा, तो वो तो उनको उनके घर के अंदर चार दीवारी में वैसे ही तड़प तड़प के मरने के लिए छोड़ दो. सो इवेंचुअली व्हेन यू ह्यूमनाइजिंग सच मेंटेलिटी एंड सच पीपल, तो आप ये हम पे मुसल्लत करने लगे हो. अभी ये पढ़ रहा हूँ मैं कि तिरा वैली के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्राइक्स चल रही हैं माना रियासत की तरफ से, जो वॉर ऑन टेरर वाली चीज़ है. पर उसमें ये है ना कि सिविलियन कैजुअलिटीज होने के भी हमेशा इम्कानात होते हैं. सो खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? अनआर्म्ड ऑर्डिनरी सिविलियंस इन केपी. सो अभी तो कोई चंद 2000 टीटीपी के मिलिटेंट्स रिसेटल हुए थे. अब अगर 10,000 रिसेटल हो जाते, द डैमेज वुड हैव बीन दैट मच ग्रेटर. सो मुझे बिल्कुल यकीन है, बुशरा बीबी ने जब कहा था वो बिल्कुल सच कही थी. खान साहब जो कहते थे रियासत मदीना, दैट वाज गोइंग टू बी अ वेरी स्ट्रिक्ट religious society, not of the kind जो 21st century के साथ adapt किया है, but of the kind जो के which takes you to थोड़ा बोड़ा. And I for one, perhaps I have so much love for this country, अब तो मैं भी nationalism card play कर रहा हूँ शायद, but I have so much love for the country, I don't want to see it become थोड़ा बोड़ा. Of course, neither would I. साहब मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त है, कहता है हम बड़े सिंपल लोग हैं, जब बिजली जाती है हुकूमत की बराएं शुरू कर देते हैं, जब वापस आती है अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, वापस काम पे लग जाते हैं. Is that true जी? इसे बिकॉज उस वक्त आपको एक चीज़ चुभ रही होती है, तो आप हर किसी के साथ फ्रस्ट्रेटेड होते हो, और जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर है उसको आप सबसे ज़्यादा गुस्सोगे. ठीक. बट वो जब आपको इतनी और चीज़ें मिल जाती हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, द रेस्ट इज हंकी डोरी, तो फिर आप इतना नहीं एक्टिविज्म करते. पाकिस्तान में वैसे मैं देख रहा हूँ एक्टिविज्म का वो वाला कल्चर इतना नहीं है. हमारे यहाँ बड़े बहादुर लोग रह चुके हैं, वो चाहे आसमा जहांगीर साहिबा हो, आज इमान बाजारी है, अमार अली जान. सो ये जो भी लेफ्टिस्ट ग्रुप्स, दे आर ऑलवेज गोइंग टू स्टैंड एंड मेक देयर वॉइसेस हर्ट, एंड मोर देन देयर ओन वॉइसेस ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड पीपल, दे विल ऑलवेज मेक देयर वॉइसेस हर्ट गोइंग अगेंस्ट द स्टेटस को. सो आई मीन साथ सलाम है उन लोगों को. बट हमारी कौम, मैं जितना देखता हूँ इस चीज़ को, अशराफिया से लेकर आम औरत और आम आदमी तक, अभी भी वी आर नॉट वेरी श्योर डू वी वांट टू रिस्क आवर लाइव्स एंड सेफ्टी द वे पीपल ऑफ बांग्लादेश और नेपाल या इवन ईरान के अंदर भी प्रोटेस्ट हाल ही में हुए जनवरी 2026 में, वो डू और डाई है उनके अंदर. पाकिस्तान के दरअसल जो लोग हैं ना, वो कहते हैं वी जस्ट वांट टू लिव अनदर डे, वी वांट टू गेट ऑन विद आवर लाइव्स. सो दे डोंट वांट टू रिस्क इट ऑल. तो गोली खाने के लिए तैयार नहीं. तो अगर बिजली आ जाएगी वो भूल जाएंगे उनको कितना गुस्सा चढ़ा था बिजली जाने के ऊपर. इनका ही है डे टू डे सर्वाइवल. तो क्या हम डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, और वी जस्ट वेटिंग फॉर अ सेवियर? My relationship with democracy as an idea has always been very complicated. मैंने बुक भी लिखी है एज ऑफ इंटॉलरेंस. मैंने उधर बार बार कैविएट्स इशू किए हैं कि डेमोक्रेसी मुझे एक इस तरह का आइडियल बताया जाता है जिसको मैं क्वेश्चन नहीं कर सकता. एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि जिसको अगर मैं थोड़ा बहुत भी रीडिफाइन करने की कोशिश करता हूँ या उस पर एक सवालिया निशान उठाता हूँ, तो लेफ्टिस्ट मुझसे नफरत करते हैं. पर हमें किसने कह दिया था कि डेमोक्रेसी अनचैलेंजेबल है, आप उसको चैलेंज ही नहीं कर सकते, वो एब्सोल्युटली गुड है? मेरा क्वेश्चन ये है कि डिड वी हैव इनफ टाइम टू कंसिडर कि डेमोक्रेसी और मेजॉरिटेरियनिज्म में फर्क क्या है? बिकॉज द डेंजर इज इफ यू डू नॉट ड्रॉ अ लाइन बिटवीन दीज टू नोशंस, दे माइट ब्लेंड इनटू ईच अदर. साहब ये वही हुआ जो इंडिया में हुआ, मेजॉरिटेरियन जो नाजी जर्मनी में हुआ आया, वो भी वोट के दम पे था. बड़ा क्लीशे ये लग रहा होगा एग्जांपल के एवरी एंटी डेमोक्रेटिक पर्सन सेज दिस. हिटलर के पास 29.5% वोट आया था. देयर यू गो. लेकिन मुझे कहेंगे कि तुम हिटलर वाले एग्जांपल को यूज कर रहे हो टू सर्व योर ओन एंटी डेमोक्रेटिक एजेंडा, व्हिच आई डोंट रियली थिंक इज ट्रू. ट्रूथ इज कि मोदी 11 सालों से उधर बैठे हुए हैं भारत में, या के बाद दीगरे उधर मॉब कल्चर और मेजॉरिटेरियनिज्म कल्चर है कि नहीं है? अभी हाल ही में ए.आर. रहमान नाम के उधर जो म्यूजिशियन है, उनका म्यूजिक वैसे मुझे बड़ा पसंद है. मैं पूरे साउथ एशिया में कहता हूँ, नहीं इवन अंग्रेजों की भी मैं फिल्म्स का देख रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि फिल्मों में वो बात नहीं बन रही जो ए.आर. रहमान के साउंड ट्रैक से बनती है. साहब जो उसको पकड़ है म्यूजिक की, इट इज फैंटास्टिक. आई मीन रहमान साहब ने एक बात कही है BBC एशियन नेटवर्क के इंटरव्यू के ऊपर कि माय करियर हैज सफर्ड एंड मुझे इतनी ऑफर्स नहीं आई कि मैं फिल्मों का म्यूजिक दूं बिकॉज ऑफ दैट कम्युनल डायमेंशन जो कि मोदी के आने से हुआ है. साहब काउंटर आर्गुमेंट वहाँ से आती है जी कि सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान, जो आपके वो टॉप प्लेयर्स हैं और जो टॉप पेड एक्टर्स हैं बॉलीवुड में, दे ऑल मुस्लिम्स. 2010 में माय नेम इज खान रिलीज हो रही थी शाहरुख खान की. वो इंटरव्यू में इस तरह के वर्ड्स यूज करता था अजमल का साहब. वो he used to have opinions on global affairs, on his own country's politics. वो बात करता था सियासत के बारे में.
उसने माय नेम इज़ खान की इंटरव्यूज़ के दौरान जो भी वो टॉक करते थे, प्रेस जंकेट इंटरव्यूज़ है सारा कुछ, वो उसमें या साउंड बाइट्स में बार-बार बात करते थे कि 9/11 के बाद से क्या इम्पैक्ट हुआ मुस्लिम्स पे। ही इवन टॉक्ड अबाउट हिमसेल्फ के यूएस एयरपोर्ट के अंदर उनको बहुत इन्वेसिव तरीके से सर्च किया गया था जी। बिकॉज़ ऑफ हिज मुस्लिम आइडेंटिटी। शाहरुख खान इन 2026 वुड नेवर से एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट। गाज़ा में पूरा जेनोसाइड हो गया है। Shahrukh Khan did not have an opinion on the matter. Salman Khan had nothing to say about it. Amir Khan, you know, the intellectual, thinking man's actor, had nothing to say about it. Has no opinions on global affairs. Has no opinions on his own मतलब political scenario. मुझे याद है 2015 में आमिर खान ने कहा था कि उस वक्त की जो उनकी बीवी थी किरण राव, he fears for his security, and his wife also fears for her own safety. And the backlash he got. आज का आमिर खान ये कभी ना कहे तो लुक एट द प्राइस एट विच दे आर मेंटेनिंग देयर एलीट प्रिविलेजेस। ठीक है ना। अब देयर इज द रीजन कि हमने रिसेंटली जितनी भी सुपर डुपर हिट फिल्में आई हैं 2025 के साल में, रणवीर सिंह की धुरंधर आई, विकी कौशल की छावा आई, ठीक है, अक्षय कुमार या के बाद दीगरे फिल्में। कम्युनल डायमेंशन नहीं है क्या? जब हाईएस्ट अर्निंग, हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म्स के जो लीड एक्टर्स हैं उनके सर ने एकदम से खन्ना हो जाते हैं और कुमार हो जाते हैं। कुमार तो 90 में भी होता था, सिंह हो जाती हैं, पहले खान होता था। थोड़ी तो खानों की भी आंखें टूटी है। सलमान खान की फ्लॉप हो रही है। शाहरुख खान अब कोई 3 साल हो गए सिंस पठान एंड जवान रिलीज, और वो भी कैसे रिलीज हुई थी और किस बैकलैश के साथ हुई थी कि उनकी फिल्म के अंदर एक ऑरेंज कलर का स्विम सूट दिखा दिया गया। वो बकीनी We all कलर know इज अ that. ह्यूज इशू, इट हैड टू बी तो डिजिटली मुझे ये प्रोटेक्टेड। बता देना कि वो टॉप पे बैठे हुए बिकॉज उन्होंने जो 90 की दहाई में अपनी पहचान बनाई थी उसकी खा रहे हैं। लेकिन क्या एक नई खेप आ सकती है खानों की उस तरह से? आई डोंट रियली थिंक सो। You don't think so? I don't think so. So when A.R. Rahman says something, Right. and then Arnab Goswami pounces upon that, and the relatively liberal Barkha Dutt also on her Mojo Story channel launches a whole tirade against A.R. Rahman. The irony is, A.R. Rahman ने जो बात कही थी वो ये लोग खुद सही साबित करके दिखा रहे हैं। So भारत के अंदर फ्रीडम्स नहीं है। So अब ये डेमोक्रेसी है क्या? If by democracy you mean what the majority want, my goodness, that majority is going to come with full force and they are going to feel entitled to crush the voices of a dissident minority. ठीक है सर, मैं Is that democracy? पूछता हूँ, अगर इंडिया में मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी है एंड इफ द मेजॉरिटेरियन डेमोक्रेसी वांट्स अ हिंदू राष्ट्र, क्या फर्क पड़ता है इससे? वो ये कि democracy was not just about what the majority want. It was about what the majority want plus certain preconditions. ओके, और मैं इसीलिए जी आज की जनरेशन से पूछना चाहता हूँ, जब तुम लोग मुझे कहते हो कि मैं डेमोक्रेसी के ऊपर सवालिया निशान नहीं उठा सकता एज अ कॉन्सेप्ट, ओके ठीक है नहीं उठाऊंगा, मुझे तुम लोग बता दो व्हाट डू यू एग्जैक्टली मीन बाय डेमोक्रेसी? इज इट ओनली मेजॉरिटेरियनिज्म? तो फिर उसमें और एक मॉब के अंदर फिर क्या डिफरेंस होता है? या democracy was meant to be not just majoritarianism but a set of values, and if those values are not in place, you might have anything, you might have a mob or majoritarianism, but it's certainly not democracy. So जब मैं ये देखता हूँ कि आप इस बेसिक प्रिंसिपल को नहीं रिस्पेक्ट कर सकते, ये डेमोक्रेटिक वैल्यू है, ये एक सेकुलर वैल्यू है, वो ये है कि what I would not want for myself, I would also not inflict that on you. अगर आप इसमें नहीं एग्री कर सकते तो फिर मेरी तरफ से what the majority want can go to hell. हार में गई कि मेजॉरिटी क्या चाहती है, उससे तो फिर बेहतर ये है कि अगर मेजॉरिटी ये चाहती है कि क्रश कर दो लोगों से, माइनॉरिटी से उनके राइट्स छीन लो, उनको डिह्यूमनाइज करो, अगर if this is what majority wants, then to hell with what the majority wants. And if this is what democracy is, I don't believe I really care for democracy. Are you discontented with democracy? Again, depends on what the word democracy really means. I am discontented with it if it's merely majoritarianism, if it's a mob. I'm happy with it if it's what the majority wants with this basic precondition that the majority is definitely not going to inflict on you what it would not want to be inflicted on its own self. Then I love democracy and I'm not, you know, disillusioned with the idea or concept of democracy. But मुझे ये नहीं पता ना कि जो democracy के आजकल spokespersons बने फिर रहे हैं, do they also mean democracy to denote the same concept? So democracy का मतलब है मेरा रूल। नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब है कि यार मैं दूसरों के ऊपर वो नहीं लागू करूंगा जो मुझे अपने लिए नहीं पसंद। Of course. Do unto others as you would have लेकिन others अगर do unto you. गुंडागर्दी शुरू की हुई है, and if that is what democracy means to you, भाड़ में क्या मेरी तरफ से? So, अब वोट दिया और सवाल ना किया, ये भी खामोश आमरीत है। So, मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त है, वो कहता है जी कि अवाम को डेमोक्रेसी पसंद है मगर फैसले पहले ही हो जाते हैं। अच्छा, Do you agree with that idea? of course, पाकिस्तान की पॉलिटिकल लैंडस्केप में तो फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या हुआ पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप में?
डेमोक्रेसी का मतलब हम क्यों ढूंढने बैठे जब डेमोक्रेसी नहीं है, कंप्लीटली है ही नहीं, है ही नहीं। नहीं है। लेकिन मैं उस पॉइंट के ऊपर आ गया हूं ना कि a flawed definition of democracy being put on a pedestal Right. versus a blatant lack of democracy जिसके अंदर I can make certain inroads, Right. then the latter is a better option for me. Because it gives you more Is the openings. lesser evil. इसलिए because कुछ डिजर्व लाइक अगर आप अंडर द गाव ऑफ डेमोक्रेसी ये कह रहे हो बिकॉज मेजोरिटी वांटेड कि हम सारे गुंडे बन जाएं, तो फिर उससे तो बेहतर है कि ओके ठीक है उस मेजोरिटी को कभी वो ना मिले जो वो चाहते हैं, क्योंकि ये वाली मेजोरिटी लोगों की नस्ल कुशी करना चाह रही थी, मजहबी अकलियतों की नस्ल कुशी करना चाह रही थी, औरतों को छोड़ घर के अंदर लॉक करना चाहिए थी कि तुम अकेली तड़प तड़प के मर जाओ। अगर तुम ये चाह रहे थे डेमोक्रेसी के नाम पर, तो मैं हमेशा खुश होऊंगा जब तुमसे तुम्हारे सो कॉल्ड डेमोक्रेटिक राइट्स छीने जाएंगे। I agree. साहब अपनी किताब में लिखा था that the US naturally finds allies with dictators. Is now Pakistan a natural ally of the US? Pakistan has the US president's favorite field marshal. जी बिल्कुल, his Now- favorite field marshal. मैं जो 90s किड हूँ, मैंने जितनी भी दिहाइयाँ देखी अपनी जिंदगी में, more than 3 decades of my life, did I used to see a US president, that too, a hard taskmaster, a populist one, singing praises just when he's got the Italian prime minister, standing next to him, Right. other European Union countries, जी। Mark Carney, ये सारे लोग उसके Turkish लिए prime खड़े minister हुए, खड़ा हुआ है जी। वो सारे खड़े हुए हैं, उसके माइंड में फेवरेट फील्ड मार्शल ऑफ पाकिस्तान आ रहा है। जी। What does that mean really? Does it mean कि मैं बड़ा प्राउड हूँ पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के साथ, या मैं बड़ा खुश हूँ, या मैं इधर बैठ के तारीफें कर रहा हूँ? नहीं, मैं सिर्फ एक फैक्ट बता रहा हूँ कि ये तो हुआ है, ये चीज़ हुई है। बट यूएस इज ऑलवेज गोइंग टू सपोर्ट डिक्टेटर्स। इतिहास गवाह है, जनरल समोसा निकरागुआ में, ठीक है जी बिल्कुल। I don't think they really disliked General Pinochet either. They preferred right-wing dictators more than left-wing dictators. हमेशा they've empowered. I mean, जी। even Pervez Musharraf, when he came to power and how he came to power, we all knew that. जी। तो शुरू में तो यूएस वाज लाइक वी आर नॉट गोइंग टू एक्नॉलेज मुशर्रफ, बट बाद में जो बुश की वॉर ऑन टेरर प्राइस स्ट्रेटजी थी पूरी, तो उसके अंदर उसका बेस्ट बडी कौन था साउथ एशियन रीजन में? परवेज मुशर्रफ। जी। सो ये गलत नहीं होगा कहना कि यूएस ने हमेशा, एंड व्हाट ट्रम्प हैज डन इज ही इज जस्ट टेकन इट टू होल न्यू लेवल बिकॉज ही लव्स हावियर मिली इन अर्जेंटीना, ही लव्स पीपल लाइक जे बोल्सोनारो, Right. एंड वहाँ भी वो यही कहते हैं, वेनेजुएला से उसकी यही नाराजगी थी, इसी उसने निकोलस मडूरो को उठाया कि यहाँ कोई लेफ्टिस्ट मडूरो जैसा नहीं मुझे चाहिए, यहाँ मुझे कोई राइट विंग, जी। मुझे इस तरह पॉपुलिस्ट चाहिए, मुझे अपना किम जोंग चाहिए यहाँ पे। एग्जैक्टली, जो मेरी उन व्यूज के साथ बिलीव करें। दैट आल्सो एक्सप्लेन्स कि व्हाई ट्रम्प आल्सो रियली लाइक्स प्रेसिडेंट पुतिन। हालांकि आइडियोलॉजिकली यूएस एंड रशिया हैव ऑलवेज बीन ईच अदर्स नेमेसिस, Right. बट यहाँ वो कहते हैं यूक्रेन चुप, Right. ज़ेलेंस्की चुप, Right. वो तुम लोगों ने 28 पॉइंट प्लान मानना होगा, जो जमीनें वो रशिया ऑलरेडी ले चुका है 2022 इन्वेजन के बाद से, वो सब उनको दे दो। जी वो 4 डॉनबास सूबे region हमारे हो गए, ठीक। दे दो उनको। Right. क्राइमिया के ऊपर रौला ना मचाओ, Right. चुप, बिल्कुल चुप, खामोश। So, अगर इससे मुझे पता चलता है कि चाहे वो आइडियोलॉजिकली भी क्यों ना अपोज्ड हो टू ट्रम्प और यूएसएस कोर बिलीव्स, Right. ट्रम्प विल स्टिल लाइक दैट पर्सन बिकॉज ट्रम्प को स्ट्रॉन्ग मैन बड़े पसंद है। एंड आई अंडरस्टैंड देन He कि was वो a big man, strong man, tears coming down his face, and he came to me and he said, "Mr. President, Mr. President." You know what? Trump can learn so much from Pakistani corridors of power, from powers that be in Pakistan. कि आप कैसे अपने आप को सर्ट करते हो, क्या कैसे आप ये दुनिया जहान की क्रिटिक्स को सुनते हो, हाँ। and still you don't care for it. If the larger aim, whatever that may be, is going to be achieved by you, and you are going to assert power जिसके आगे कोई उफ तक नहीं कर सकता, उनको छुपाना पड़ेगा, तुम्हारे क्रिटिक्स को भी अपनी क्रिटिसिज्म छुपानी पड़ेगी। आई थिंक कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी पावर फील्डर्स रहे हैं ओवर द डेकेड्स, जितने भी ऐसे आप लोग कह लो कि ऑर्गेनाइजेशंस रह चुकी हैं, जो दे कैन टीच ट्रम्प सो मच, एंड आई थिंक दैट्स व्हाई ट्रम्प इज वेरी फैसिनेटेड विद द पाकिस्तानी पॉलिटिकल लैंडस्केप एंड पाकिस्तान के अंदर जितनी पॉलिटिकल पावर फील्डर्स हैं, बिकॉज वो कहीं ना कहीं जानता है कि these are the kinds of people I really look up to. These are the kinds of people he looks up to. Yeah. So let's talk about our neighbor, India. Hindutva, is that a problem for India or something that will bring India to greater glory? Both. Both. वो कैसे? भारतीय जो जनता है वो आज बहुत गर्वित है इस चीज के ऊपर कि जो मोदी ने उनके लिए अचीव करके दिखाया सब है। अचीव तो बहुत कुछ किया है, चांद पे पहुंच गए। ये असंभव था, पर आज सर हो गया। आरंभ सिर्फ प्रचंड होता है, उसके बाद सब आसान है। ठीक है,
अगर ये बलिदान देना होगा वो देने को तैयार है, लेकिन मोदी ने इनसे एक वचन लिया है, 56 इंच का छाती लेकर आया हूं मैं जी। ये नया भारत है, ये घर में घुसता भी है और ये मारता भी है। ओके। मोदी ने एक बात कही थी जी। हमारे प्रतीक एक उसने संदेश भेजा था और मोदी ने कहा था कि बाज आ जाओ, अब ना हमारी तरफ आना, और जो युवा है पाकिस्तान की, तुम लोग ये करो वो करो वो करो, अगर ये नहीं करोगे तो फिर तो बंदूक तो है। राइट। अब इस तरह की बातें एक मुल्क का, एक इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री कर रहा है और उसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया माना जाता है, वो इधर बंदूकों और गोलियों की बातें कर रहा है, जो कि लग रहा है मैं किसी दाऊद इब्राहिम या छोटा शकील को सुन रहा हूँ। अगर इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दे भारतीय प्रधानमंत्री, तो फिर मैं ये कहूंगा कि वो एक सेंस ऑफ ग्लोरी तो ऐड कर रहा है अपनी जनता में। But so often those tweets and those messages are for the masses. They're not exactly No, for the masses are feeling empowered. empowerment. So you use the word glory. Yes, there is a sense of glory जो कि भारतीय जनता कहती थी कि मतलब उनको ये लगता था भारतीय जनता को कि उनको उठाकर नापुंसक कर दिया गया था, कि अमन की आशा, अमन की आशा, अमन की आशा। Right. वो ये कहते हैं कि ट्रेनिंग देनी चाहिए थी कि तुम भारतीय हो, तुम अखंड भारत का एक बहुत अहम सदस्य हो, Right. एक से एक भारतीय नागरिक, तुम्हें इस चीज के ऊपर गर्व करना चाहिए और कोई आंख उठा के भी तुम लोगों की तरफ देखे। ये मेंटेलिटी है ना जो मोदी ने उधर आकर नॉर्मलाइज की। एंड दिस इज व्हाट द मासेस इन इंडिया टुडे से वी हैड बीन मिसिंग फॉर डेकेड्स। हमारे ऊपर ये जो थोपा जा रहा था मैसेज कि बी गुड, बी नाइस, बी नेबरली, बी कवर्ड्स, उसे ग्लोरी तो रिस्टोर किया, लेकिन उसने किस किस्म की ग्लोरी रिस्टोर किया? जिसने के दिमाग खराब कर दिया उसकी आवाम का। साहब मुझे बताया कि हिंदुत्व has poured cement down the spine of the Hindu man. जो आपने बात की है गर्व की, गर्व, it's given them something to work towards, it's given them something to look towards. Why is that bad? It's bad because it's not based on truth. वो सच्चाई पे आधारित नहीं। आप क्या कर रहे हो? You saw gullible masses. You felt, oh, these are stupid people. I'm going to brainwash them to give me greater power. Okay. So what you've done is आपने already एक stupid और you know masses हमेशा stupid होते हैं। मैं तो कहता हूँ masses में जो M वाला word है उसमें So M masses में silent तो मैं और आप भी हैं। All right, fine. तो guilty as charged. ठीक है, तो फिर इसका मतलब कि हम और आप भी हैं, हम कोई बड़े समझदार लोग नहीं है। तो बात ये है कि हमारी ना समझ को अगर कोई मैनिपुलेट करना शुरू कर दे तो उसका मतलब ये we were stupid people and we've been made even more stupid now. So आप एक बेवकूफ जनता को महाबेवकूफ बनाना शुरू कर दो तो उससे एक illusion of grandeur and illusion of satisfaction और एक illusion of glory तो create हो जाती है, but you're actually worse off than where you were initially. मगर सर इंडिया की जो ग्रोथ है वो the past 10-15 years अगर आप देखिए उनकी ट्रैजेक्टरी, उनका जीडीपी देखिए, that is real growth. आप ये नहीं कह सकते कि it's an illusion. ये वर्षों की सेकुलरिज्म का फल उनको आज मिल रहा है। अब यही इसी डगर पे ये लोग अगले 30-40 साल और चले, बल्कि मैं कहता हूँ अगले 70 साल और चले, बिकॉज इतनी देर हुई है ना इनको स्वतंत्रता हासिल किए हुए। तो इतनी देर और इन लोगों को, शुरू में सेकुलर थे अपेरेंटली फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट, अब सेकुलरिज्म से नफरत कर रहे हैं, हट रहे हैं उससे। ठीक। बट अगर सेकुलरिज्म से और कुछ दिहाई हटते रहे तो भाई मुझे नहीं पता। मैं तो इधर एक ऐसे देश से आ रहा हूँ जिधर ज़ियाउल हक था हमारे पास, उसने जो पॉलिसीज बनाई, जो लॉज बनाए, मेरी जनरेशन आज तक भुगत रही है। तो अगर तुम लोगों को लगता है ज़िया मॉडल इज अ वेरी सक्सेसफुल वन, आई मीन देख लो, सोच लो। तो सर ये पूछना पड़ेगा, इज इंडिया टर्निंग इनटू पाकिस्तान? Somehow India thinks कि पाकिस्तान was right all along and they feel कि हमें भी ये करना चाहिए था। Religious nationalism, majoritarian sense of identity. मगर हमें पता है ये गलत था और बहुत बड़ा डिजास्टर था हमारे साथ। We are just starting to come out of it now. इसीलिए तो I'm so humble about things and that's why I'm so vigilant कि जिधर भी मैं स्मेल भी कर लेता हूँ पॉपुलिज्म को और एक religiously organized mob sentiment को मैं दूर से स्मेल कर लेता हूँ, तो मैं वहीं फ्लैग कर देता हूँ उस चीज़ को, मैं वहीं अपना अलार्म और सायरन साउंड करना शुरू कर देता हूँ। बट बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन, उन्होंने इतने वर्ष से सेकुलरिज्म के फायदे उठाए हैं, वो भूल सा गए कि सेकुलरिज्म अगर नहीं होगा तो क्या होगा तुम लोगों का। सो कहीं ना कहीं नाउ दे आर फ्लर्टिंग विद द आइडिया कि ओके लेट्स इंप्लीमेंट अ हिंदुत्व वर्जन ऑफ ज़िया आइडियोलॉजी हियर,
But I mean, what it did to our economy, not at that time, जब ज़्यादा जिंदा था तो तब तो हमारी इकोनॉमी अच्छी खासी थी, बट जो उसके बाद से जो उसके असरात पीछे रह गए थे, तो आज हमें IMF के पास जाना पड़ता है. सो आप अगर लोगों के अंदर मॉब सेंटिमेंट्स भरोगे, आप इंटरनली अपने मुल्क में इतनी डिविजन्स क्रिएट कर दोगे कि आपके लोग एक दूसरे को कत्ल कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तो फिर सारे यही कीचड़ उछालेंगे एक दूसरे के ऊपर. इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव तो कोई कुछ नहीं करेगा, फिर आप गुंडे बन जाओगे. साहब इस चीज़ की बैकग्राउंड क्या है? ये मज़हब पॉलिटिक्स के अंदर आया कहाँ से? अमेरिका में मज़हब जो है पॉलिटिक्स में एंटर कर चुका है, इंडिया में मज़हब जो है पॉलिटिक्स में एंटर कर चुका है. पाकिस्तान में मज़हब के नाम पे वोट नहीं मिला. अच्छा. क्या चक्कर है कि अब मज़हब के नाम पे वोट लेना शुरू हो गए? सी, जब आप रिलीजन को बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के साथ मिक्स करते हो, इवन पाकिस्तान में कुछ चीज़ बड़ी फेमस हुई थी जी, कासिम सूरी ने इमरान खान के कान में कहा इस्लामी टच डालो अपनी स्पीच में, और उसने बिल्कुल लाइक एन एक्टर ऑन स्टेज जैसे ही क्यों पकड़ा, देयर ही वाज performing to the gallery, playing to the hilt the character that he was supposed to be playing. जी, the Prince of Denmark. होता क्या है कि जब आप एक रिलीजियस लबादा ओढ़ते हो अपनी सियासत के लिए, उसमें आप एक जो स्टेटस अटेन करते हो, that puts you above mere mortals, that turns you into a cut above the rest and gives you greater authority. आप ये कहते हो मेरी बात मानो, इसलिए ना मानो क्योंकि मैं महज एक इंसान हूँ, मेरी बात मानो क्योंकि जो मैं तुम्हें करने को कह रहा हूँ, it comes from a divine authority. Caesar is deified. Exactly. अगर तुम चैलेंज करोगे मुझे, you are inviting divine wraths and curse on you and the whole nation, and the consequences will not be good. और आपने वो फेयर मॉन्गरिंग की, लोगों के दिलों में डर बिठा दिया, वो सवाल करना भूल गए. सो अब क्या हुआ है कि ना कि सिर्फ ये कि पाकिस्तान जैसे ममालिक में बहुत ज़्यादा रिलीजन कार्ड खेला गया था बाय बोथ डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस, बट हुआ ये है कि इसको एक्सटर्नली एक्सपोर्ट भी बहुत किया गया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि यूरोप में मैं देख रहा हूँ, USA के अंदर, इंडिया के अंदर एक वो उन्होंने रौला मचा दिया कि अरे ये तो मुस्लिम लोग अपनी रिलीजियस सुप्रीमेसी हमारे ऊपर ले आए हैं, हमारे पास ले आए हैं, हम क्यों सोते रह गए, हम क्यों सेकुलरिज्म की तरफ जा रहे थे. उस सारे चक्कर में अमन की आशा की बातें करते हुए, मल्टीकल्चरलिज्म की बातें करते हुए, हमने क्या किया कि जो चीज़ हम लोगों को एज अ ग्रुप डोमिनेंट बना सकती थी, हमने वो गिव अप कर दिया, वो टूल्स गिव अप कर दिए. सो नाउ वी वांट रिवाइवलिज्म. अब हमें रिवाइवलिज्म चाहिए जूडिज्म का. सो इसलिए 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जो एक ग्लोबल सुपर पावर्स की तरफ से जो स्ट्रेंथन किया गया ज़ायनिस्ट प्रोजेक्ट को, और जिस बेबाकी के साथ किया गया, हमें वो भी दिख रहा है. हमें दिख रहा है कि क्रिश्चियन रिवाइवलिज्म हो रहा है. आज बर्तानिया में GB न्यूज़ नाम का चैनल है, और उसका एंकर, प्राइम टाइम एंकर पैट्रिक क्रिस्टीज, ईस्टर के ऊपर चर्च के आगे अपनी सेल्फी भेजता है और वो आगे लिखता है #Christian Revivalism. एंड यू नो कि रिलीजियस मूवमेंट है, दे वांट टू मिक्स स्टेट पॉलिटिक्स विद रिलीजन. सेम गोस फॉर जो हम हिंदुत्व देख रहे हैं, जो उसने जोर पकड़ा है, लेजिटिमेसी पकड़ी है कि 2014 से लेकर 12 साल बाद आज भी 2026 में, और अभी भी इनका खत्म होने का कोई इम्कानात नहीं दिख रहे, ये पावर में ही रहेंगे. हमें एक जो हिंदुत्व सुप्रीमेसी का एक एग्जाम्पल नजर आ रहा है, अब सारों में गुस्सा आ गया. और खैर मुस्लिम कम्युनिटी में तो हमेशा ही था कि हम हैं, बस केवल हम हैं, सिर्फ हम हैं, हम लोग सही रास्ते पे. अब ऐसा क्लैश हो रहा है सारों के बीच में, लेकिन इसमें है क्या कि जो मुस्लिम इस्लामिस्ट सुप्रीमेसिस्ट्स हैं वो एक साइड पे हैं फिलहाल, क्योंकि तुम्हारा मतलब जो दुश्मन है, या वो होता है ना कि जो दुश्मन का दुश्मन है मेरा दोस्त है. राइट. सो क्रिश्चियन रिवाइवलिस्ट्स, हिंदुत्व रिवाइवलिस्ट्स, ज़ायनिस्ट, वो सारे एक साइड पे, इस्लामिस्ट्स एक साइड पे हैं. अब ये वाली एक फाइट चल रही है. मतलब कि नोटिस करना कि जो लोग क्रिश्चियन रिवाइवलिज्म चाहते हैं, वो अभी ये बात नहीं कर रहे कि उनको हिंदुत्व की सुप्रीमेसी से डर लग रहा है. उनको सिर्फ एक सेट ऑफ इमिग्रेंट से मसला है, मुस्लिम इमिग्रेंट से. ओके. सेम गोस फॉर जो भारत के अंदर आ रहे हैं इमिग्रेंट्स, वो उसमें सिर्फ मुस्लिम्स को पॉइंट आउट करते हैं, वो जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट है. ठीक है, हम लोग इमिग्रेंट्स तो जरूर लेंगे नेबरिंग कंट्री से, लेकिन मुस्लिम इमिग्रेंट्स नहीं लेंगे. इन सारों को बहुत ज़्यादा गुस्सा है सिर्फ मुस्लिम इमिग्रेंट्स के ऊपर, और ये लोग डरते हैं सिर्फ इस्लामिक एक्सपेंशनिज्म से. तो उसकी वजह से अब ये चाहते हैं कि इस्लामिक कंट्रीज के अंदर ये अपना हिंदुत्व या ज़ायनिस्ट या क्रिश्चियन एक्सपेंशनिज्म लेकर आए. बट यू नो व्हाट, अगर मैं कहता हूँ, अगर, जो कि होने नहीं वाला, लेकिन अगर ये ख़त्म कर दिया इन्होंने, चलो ठीक है जी, इस्लामिस्ट जो भी एक्सपेंशनिज्म ख़त्म कर दिया, वंस दैट इज़ आउट ऑफ द वे, ये सारे एक दूसरे के पीछे पड़ जाएंगे. फिर साहब ये आपसे मैं पूछना पड़ेगा, डू यू थिंक इन द नेक्स्ट 10 years इंडिया विल स्टार्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि असल हिंदू कौन है? जिस तरह पाकिस्तान बनने के बाद हम इस मसले पड़ गए थे कि असल मुसलमान कौन है.
एज आई एम टॉकिंग टू यू, तो अभी के भारत में असल देशभक्त कौन है, असल भारतीय कौन है, ये चीज तो बड़े फर्वर के साथ चल ही रही है. सो दिस इज ऑफ कोर्स गोइंग टू ओपन द वे फॉर कि यू आर गोइंग टू देन इक्वेट भारत पना, भारतीय होना विद हिंदुइज्म. बिल्कुल जिस तरह पाकिस्तान के अंदर भी क्या हुआ कि जिस तरह हमारे पास आया एक आइडिया ऑफ मिक्सिंग स्टेट पॉलिटिक्स विद रिलीजन, ऑटोमेटिकली हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट आपको सिर्फ तभी मिल सकता है अगर आप एट द सेम टाइम प्रूव कर सकते हो कि आप असल मुसलमान हो. असल मुसलमान. और हमारे मुल्क में जिस किस्म की लैंग्वेज यूज की जाती अब तक, मुझे याद है जब पाकिस्तान और भारत का टाकरा हो रहा था तो एक बड़े सीनियर तज्जियाकार बैठे थे नाम के चैनल पे, और उन्होंने एक भारतीय पैनलिस्ट को एक बात की, और भारतीय पैनलिस्ट बाय द वे वो भी फार राइट का ही था, कि तुम लोग हम जैसे नहीं हो, क्योंकि अगर हम ईमान वाले लोग हैं, हम अगर जिंदा रह गए तो गाजी, मर गए तो शहीद, तो तुम तो जिंदा होकर भी जलील, तो तुम तो मर के भी जलील. ये इतनी शर्म की बात है क्योंकि यही वाली स्टेटमेंट पाकिस्तानी हिंदूज पे नहीं अप्लाई हो सकती. अगर आप पाकिस्तानी हिंदू हो, आप क्या फील कर रहे होगे? दुख. आपको क्या लग रहा होगा? यू वुड बी फीलिंग डिसएडवेंचाइज्ड एज इफ यू डोंट बिलोंग. राइट. मैं इसलिए इतना डरता हूँ जब आप रिलीजियस सुप्रीमेसिस्ट आइडियाज को इंटरट्वाइन कर देते हो विद आइडियाज ऑफ पेट्रियटिज्म. और ये इसीलिए मैं सारों को कहता हूँ कि यार ट्रम्प, मोदी, तुम लोगों को लगता है ज़ियाउल हक वाला मॉडल बहुत अच्छा है, हम लोग तो भुगत रहे हैं, मैं यहाँ टुकड़ों में जी रहा हूँ. ठीक है, तो देख लो. पाकिस्तान में मौलवी भी सूदखोर होता है, तो इज फेथ परफॉर्मेटिव इन पाकिस्तान? Of course, मैंने भी थोड़ी देर पहले बात की थी कि these people want for others what they don't want for themselves. So I mean not Maulvis, but PTI is a political party. It's not just a Maulvi party. But PTI की भी जब बुशरा बीबी ने बात कही थी, मैं क्यों सीरियसली ले रहा था, वो कही थी हमें तो शरिया लाने लगे थे. देखिए PTI को तो कहते हैं पढ़े लिखे तालिबान. ठीक है, हमें तो लाने लगे थे शरिया. मैं आई कैन टोटली बिलीव वो लाने लगे थे बिकॉज एटलीस्ट दे हैव एन आइडियोलॉजी. हमारे पास जो बाकी मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज है ना पाकिस्तान में, बाय द वे, उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है सच. They will hate it when I say this, but उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है. वो क्या चाहते हैं? The only thing they want is हमारे पास सिंहासन हो, हमारे पास थ्रोन हो. So coming back to what you were just saying or what you were asking me, वो यही वाली बात थी कि actually what was it that you were asking me? So my question was, is faith performative? हाँ, performative. Thank you. So even जो कि मैं कह रहा हूँ सीरियस थे, द शरिया का निज़ाम लाना चाहे थे, वो दरअसल अपने लिए नहीं लाना चाह रहे थे, दूसरे के लिए लाना चाहे थे. तो it's always performative. It's always performative. It is always performative. अब देखें पाकिस्तान में ना एक नया ट्रेंड शुरू हो गया है. बड़े सारे मौलवी आ गए विद एन एटीट्यूड, या अब वो कूल कपड़े पहनते हैं, उनको अंग्रेजियाँ ही बोलनी आती है, उनके पास ब्रिटिश एक्सेंट्स वगैरह भी है. बिल्कुल. वो उधर बैठकर कहते हैं कि जी पाकिस्तान की रियासत, तुमने गाजा के अंदर कोई रेस्क्यू फोर्स क्यों नहीं भेजी थी जब सब खुशी हो रही थी. मैं तो कहता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों, तुम कितने डरपोक हो कि तुम अपने मुसलमान भाइयों को भी बचाने गए. अच्छा, खुद की जेब के अंदर क्या पड़ा हुआ था? यूरोपियन कंट्री का पासपोर्ट, जो कि उसको आराम से इजराइल में घुसने दे सकता था. तो एक पॉडकास्ट में बैठ कर कहता, लेकिन मैं उधर जाकर करूँगा क्या? जो हमें कह रहे हो कर रहे हो. ओ नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि रियासतें भेजती हैं, एक अकेला इंडिविजुअल नहीं जाता, पलटी खा ली ना. राइट. हाउ कन्वीनियंट. आप अब कह दो मेरी बात का मतलब नहीं था, वो मतलब था. मतलब तुम्हारी हर बातों का एक ही है, और वो ये है कि तुम अपने आप को स्ट्रेंथन करने के लिए, दूसरों के दिलों में अपना डर और खौफ डालने के लिए हमेशा एक परफॉर्मेटिव वर्जन ऑफ रिलीजियोसिटी ही लेकर आओगे. दूसरों को मशवरा देंगे मगर खुद जाम शहादत नोश नहीं फरमाएंगे. तो आई मीन ये जितने भी आप लोग देख लो इस तरह के ग्रुप्स थे जो कि प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो कि यूएन की तरफ से डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं. तो उनके जितने भी लीडर्स थे, सरबराह थे, वो खुद तो आराम से बैठे होते थे, उनका पेट यहाँ से यहाँ जा रहा था, और वो चाइल्ड सोल्जर्स को रिक्रूट कर रहे थे कि जाओ जाओ तुम लोग कश्मीर को आज़ाद करवाओगे. कश्मीर तो नहीं आज़ाद हुआ, अलबत्ता ये लोग इनरिच हो गए. यू नो, जो एक वेव चल रही है एग्रेशन की, जितनी सिविलाइज्ड कंट्रीज, सिविलाइज्ड वेस्टर्न कंट्री से शुरू करके जो हमारा सबसे बड़ा साउथ एशिया का डेमोक्रेसी है, इकोनॉमिक पावर है, भारत वहां तक. मैं तो 3-4 साल पहले ये सोचता था यार जान बचाओ, इधर तो ये किन लोगों के पीछे बैठे हो, इधर तो वो लबैक वाला ग्रुप बैठा हुआ है, यहाँ तो इस तरह के लोग बैठे हैं, यहाँ तो एक इस तरह का प्राइम मिनिस्टर बैठा हुआ है जो परफॉर्मेटिवली ये कहते हैं रास्ते में दीना लाना चाहता है, लेकिन अपने लिए नहीं लाना चाहता. इधर से तो भागो, बिकॉज अगर तुमने डिजिटल जर्नलिज्म ही करनी है, चलो, या अगर किताबें लिखनी है, तुम तो ना कुछ बोल सकोगे ना कुछ लिख सकोगे, और तुम्हारी तो फील्ड ही है.
तो तुम ऐसा करो, तुम ना नॉर्वे में बैठकर वहां से यूट्यूब चैनल चलाओ और वहां से बातें करो। बड़े लोग ये कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। कर रहे हैं। तो तुम ये करो। आज के दिन 2026 है, जी। मैं नॉर्वे में इतना ओपनली स्पीक करते हुए ना सेफ फील करूं, और मैं यूएस में ना सेफ फील करूं, क्योंकि जब मैं ओपनली बोल रहा होता हूं, मैं सिर्फ ये पाकिस्तान के जो मजहबी टच और इस्लामी टच वाले परफॉर्मेटिव मुल्लाज हैं, सिर्फ उनको नहीं क्रिटिसाइज कर रहा होता। मैं जो गाजा के अंदर हुआ उसको क्रिटिसाइज कर रहा होता हूँ। अगर वो जेनोसाइड है तो मैं उसको जेनोसाइड कहता हूँ। अगर यूएन चार्टर की वायलेशन हुई है तो मैं उसको कह रहा होता हूँ वायलेशन हुई है। पर अगर मैं नॉर्वे में बैठकर, या मैं आइसलैंड में बैठकर, या मैं यूएस में बैठकर ये कह ही नहीं सकता, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, दे गोइंग टू किक मी आउट, या मेरे फेस के ऊपर शूटिंग कर देंगे, जैसे कि मिनियापोलिस में उन्होंने तो एक अंग्रेज अमेरिकन औरत को किया, मतलब कि एक वाइट फीमेल अमेरिकन को किया, तो फिर मैं किस खेत की मूली हूँ? फिर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे मुझ पे। तो यू नो व्हाट, पाकिस्तान में ये जो एंगर है ना, अभी क्रिसमस ट्री लगाया हुआ था इधर लिबर्टी सर इट वाज फैंटास्टिक। 40 फुट का क्रिसमस ट्री लिबर्टी चौक में लगा हुआ और था। मौलवी साहब अपनी बेटी की तस्वीर खींच रहे थे जी, उसको बिल्कुल। खड़ा करके। और ऑन द अदर हैंड इंडिया के अंदर क्रिसमस मार्केट्स के ऊपर अटैक्स हो रहे थे। अटैक्स क्रिश्चियंस, मैंने क्या अभी बात की है। सबसे पहले तो ये कहते हैं कि जी हम मुसलमानों ने हमारे साथ ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, हम अपने मुल्क से उनको निकालना चाहते हैं। सोचे अगर उन्होंने मुस्लिम्स को निकाल दिया, फिर ये एक दूसरे से लड़ेंगे। ये एक दूसरे के सगे नहीं है, बिकॉज दिस इज व्हाट हैपेंस। जब आप रिलीजन को इस तरह से डेविस्टेटिंग तरीके से पॉलिटिक्स में लाते हो, इट कैन ओनली क्रिएट एन एक्सक्लूजनरी सोसाइटी एंड ओनली क्रिएट डिविजन्स। नाउ डू आई मीन टू से कि यू कैन नॉट टेक प्राइड इन योर रिलीजियस बैकग्राउंड, यू कैन नॉट टेक प्राइड इन योर रिलीजियस आइडेंटिटी, बिकॉज तुम लोग मानो ना मानो, मैं तुम लोग से अपने व्यूअर्स को कह रहा हूँ, उनमें बड़े ऐसे लोग होंगे जो कि अभी अभी एथियस्ट हुए हैं। यू नो, एक ये भी कम्युनिटी एक्स मुस्लिम्स नाम की, जी। और वो फिर आइसलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में या यूएस में बैठ के बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं। मुझे वो अनरियलिस्टिक लग रहे होते हैं, मुझे इसलिए अनरियलिस्टिक लग रहे होते हैं बिकॉज वो रिवेंज मिशन पे है। बट रिवेंज से सिर्फ रिवेंज ही बेगेट हो सकता है, क्योंकि यू नो एक दिन आएगा कि An eye for an eye makes the world blind. एब्सोल्युटली। सो जॉन से यूएसए की सॉइल पे तुम बैठे हो, एक दिन आएगा कि वो फील करेंगे यू नॉट वाइट इनफ। सो वेयर डज दिस डिवीजन एंड? तो यू नो इनकी मैं वीलॉग्स जब देख रहा होता हूँ, काफी सारे, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन काफी सारे जो कहते हैं कि उनकी स्पेशलिज्म ही है कि एक्स मुस्लिम है। Right. उनका मुतालबा ये है कि जो मुस्लिम्स हैं, तुम लोग सारे अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी को खत्म कर दो, छोड़ दो। वो नहीं हो सकता। क्रिश्चियंस कभी भी स्टॉप नहीं करेंगे बीइंग क्रिश्चियंस। Right. मुस्लिम्स उसी तरह से नहीं स्टॉप कर सकते फ्रॉम बीइंग मुस्लिम्स। यू नो बहुत ज्यादा लेयर्स होते हैं टू हाउ योर रिलीजियस आइडेंटिटी शेप्ड अप। इतनी अनरियलिस्टिक बात जब तुम कर रहे हो, उससे सिर्फ और डिवीजन क्रिएट होगी? नहीं। बहुत अच्छी बात है, आप चर्च में जाते हो, आप मॉस्क में जाते हो। अभी रमजान आ रहा है, मुझे तो इतना प्यारा लगता है लंदन की सड़कों पे जब लिखा होता है रमजान मुबारक। Right. इतना खूबसूरत लग रहा होता है। सब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हर साल यूं आके कह रहा होता है जी रमजान मुबारक। जब तुम लोग सियासतदान होकर, जब तुम लोगों के पास दुनिया के सबसे बड़े माइक्रोफोन्स पड़े हैं और तुम लोगों ने मजहब को लाना है सियासत में, तो मजहब की भी तुम दो वर्जन है जो कि ला सकते हो। एक वर्जन मजहब की ऐसी ला सकते हो जिसके अंदर के तुम लोगों को डरा दो, उनमें डर डाल दो। एक वर्जन तुम लोग मजहबियत की वो ला सकते हो जिसमें कि तुम वो पार्ट्स बताओ मजहब के जो बात करते हैं चैरिटी की, जो बात करते हैं काइंडनेस की। क्यों ऐसा होता है कि हमें क्रिसमस ट्रीज बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, हमें सेंटा क्लॉस बड़ा प्यारा लग रहा होता है तो क्रिश्चियन ट्रेडिशन, पर पता है क्यों हमें ये नहीं लग रहा होता सेंटा क्लॉस हमें कत्ल करने के लिए आ रहा है? तो उन्होंने क्या किया? सॉफ्ट पावर बनाया अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी को। आई थिंक आई वुड लव इट। मतलब दिवाली बड़ी हसीन लगती है, बड़ी खूबसूरत लगती है जी। मैंने अभी कहा है कि जब ईद उल फितर होती है, यू नो जब लाइट चमक रही होती है, पीपल आर वेयरिंग द बेस्ट क्लोथ्स। आप रिलीजन को अपनी सोसाइटी का, अपने पॉलिटिकल सोशल लैंडस्केप का बिल्कुल हिस्सा बनाओ, लेकिन उसमें प्लीज इस तरह से वेपनाइज ना करो लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स को कि एक दूसरों के गर्दनों को काटने के लिए एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाए। सो फार एज वो हो तो इट्स अ कल्चर इट्स ओन वे एंड आई थिंक इट लुक्स ग्रेट। अग्रीड। सर आपने अपनी किताब में जिक्र किया था नैरेटिव वॉरफेयर का। ये बताइए झूठ इतनी तेजी से क्यों फैलता है? क्योंकि झूठ फैलाना और इसका कारोबार करना आज किसके हाथ में है? Who's the richest person in the world? सब Elon Musk. Right? Elon Musk. Right. And so what does he own? A lot of things. Tesla वगैरह हो गया. Right. But among them is something known as X. सब वो तो उसका पोर्टफोलियो का less than 4% and बिल्कुल ही I don't think he's bothered about X. Oh, अगर वो bothered ना होता, वो इतनी खुशी से
ग्रॉक की तरफ से बनाई हुई मस्क की बिकिनी पिक्चर ना शेयर कर रहा था. So he's actually very happy and he's very proud of the devil जो उसने create कर दिया, the Frankenstein's monster that he's Right. unleashed on the world. Right. And disinformation and misinformation, इस किस्म के evils को create करके Elon Musk revels in it. He loves that he has created a monster which will have a personality, even consciousness, might I say, an identity of its own beyond its maker itself. जिसकी कि अपनी कुछ फिर एजेंडास होंगे. एआई आहिस्ता 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 अपनी पर्सनैलिटी गेन कर रहा है जो कि उसको बनाने वालों के हाथ से ही बाहर निकल रहा है. इट्स बिकमिंग नास्टी, इट्स बिकमिंग डिस्ट्रक्टिव. It's leaving children and women particularly, and I name women and children because for centuries they have always been vulnerable in ways that men have not been. उनकी लाइफ को और रिस्क में डाल रहे हैं. And Musk finds it funny and amusing because he knew that this is exactly what he had set out to achieve. So अगर Musk की ओनरशिप के अंडर एक प्लेटफॉर्म आता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और उस प्लेटफॉर्म का एल्गोरिदम डिटरमिन करेगा what information you and I are going to consume. Right. एंड कितनी तादाद के अंदर. पहले तो होता था हम लोगों को अपनी फेसबुक और ट्विटर की फीड पे सिर्फ वो दिखता था जो हमारे फॉलोइंग अकाउंट्स में हुआ करता था. हम किसी को फॉलो करते थे, बस उतना आता था और वो एंड हो जाता था. Right. अब तो infinite scroll है. अब क्या है, हम किसी को फॉलो नहीं भी कर रहे, एल्गोरिदम हम पे चीजें थोप रहा है, हमारे माइंड में आइडियाज डाल रहा है, हमारे कानों के अंदर वो इविल विस्पर कर रहा है और बार बार कर रहा है. इस हद तक कि हमारा दिल नहीं करता कि हम वो स्क्रॉल डाउन करना बंद करें. हमें नशाई बना दिया इस चीज का. सो जब ये लोग इंफॉर्मेशन कंट्रोल करते हैं, उसको स्प्रेड आउट करने के मींस इन लोगों के हाथ में है, तो फिर उसका मतलब कि यही लोग डिटर्मिन कर रहे हैं हम लोग क्या कंज्यूम करेंगे. इससे मिसइन्फॉर्मेशन फैल रहा है. अब तो हर बच्चा कहता है ग्रॉक इसको ऐसा करो, बिकिनी पहना दो, ग्रॉक ऐसा करो, इसको ऑल फोर्स के ऊपर बैठा दो, इसकी गंदी नाजेबा पिक्चर्स तुम लोग बनाओ. क्यों? ताकि हम जब भी उसको बिलिटल करना चाहेंगे हम उसकी वो वही तस्वीर इस्तेमाल करेंगे. उसके आइडियाज कुछ नहीं है, बस एक वो तस्वीर है to completely discredit that person. So everybody has become wicked. Why? Because the man sitting at the very top is the embodiment. He himself is the greatest symbol of evil in today's world. जो ट्रम्प को जिता रहे इलेक्शंस, ट्रम्प को जिता गया. टॉमी रॉबिन्सन को उसने जो यूनाइट द किंगडम रैली थी उसके अंदर ज्वाइन किया था वीडियो लिंक के थ्रू और कहा था कि गवर्नमेंट गिरा दो, जो कि स्टामर की गवर्नमेंट है. मतलब फॉरेन इंटरवेंशन नहीं है, खुलेआम दिन दिहाड़े. कोई क्या बिगाड़ गया मस्क का? He's allowed to have an opinion. I mean, what's the difference between opinion and hate speech / terrorism? So hard to tell. It's like asking what's the actually difference simple between... होना चाहिए. You know, the difference is where you are either inciting violence or your words are actually or potentially causing violence on the streets. Actually or potentially. Even potentially. So even the word yes can cause potential violence. I mean, it's really hard to define the line. हाँ, लेकिन we can have these larger definitions, ठीक है, जो कि by and large cover करते हैं हर किस्म की possibility को. तो जिधर there is a likelihood not too remote कि violence हो सकता है या actually हो गया है या हो जाएगा, तो फिर for sure we know that we've now entered into the territory of hate speech. And exactly. Because you know, right to free speech is not absolute anyway. Of course, hate speech is not free speech. It's not. It should not be. Should not. Now the lines are being blurred. So मसला यही है. I mean, अगर आपने ये स्पीच करनी कि people should live together, be happy and सब मिलके कुंबाया गाएं, that speech is protected already. Nobody's going to object to that. Protected speech वही है अगर कोई बंदा आके नफरत से मुझे कहे कि उस्मान साहब I hate you and I say कि हाँ you have a right to say that. I think that is free speech. On the other hand, कोई कहे जी कि कोई बंदा ये podcast देखे and decides to kill both of us, that's a different matter altogether. वो तो criminal activity. ये जो एक चीज कहते हैं ना, हमारे sentiments को hurt कर दिया. Right. तो मेरा इनसे यही क्वेश्चन है, ओके ठीक है मान गए, क्या करोगे तुम अगर तुम्हारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं? क्या करोगे अगर तो तुम सर YouTube पे जाके वीडियो डाल देंगे? डाल सही है ना? और क्या करेंगे? अगर तो उनका जवाब ये होता ऑस्ट्रेसाइज करेंगे, तुम्हें आउटकास्ट ट्रीट करेंगे, कहता फेयर इनफ कर दो. बट अगर तुम्हारे सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और अब तुम बिलीव करते हो कि अगले से उसकी जान ले लेना जी वो जायज है, तो फिर तो हमारी आपस में कोई कॉन्वर्सेशन भी नहीं हो सकती. वो तो दैट्स द एंड ऑफ द टॉपिक. साहब अखबार में ये हेडलाइंस पढ़ चुका हूँ, मुसलमानों के जज्बात मजरूह करने की वजह से फला बंदे को कत्ल कर दिया गया. तो इसलिए तो
मुसलमानों को जब यूं करते हुए देख रहे हैं तो जो हार्ड लाइनर हिंदूज हैं और हार्ड लाइनर ज्यूज हैं अब उनमें भी ये वाली सेंटिमेंट्स जाग रहे हैं ना कि यार इन्होंने देखो कैसे सांप को डरा के रखा हुआ है, तो हम क्यों बैठे रह गए थे, हमने क्यों सेकुलरिज्म को इतना ज्यादा पेडेस्टल पे बिठाया हुआ था। इसलिए अब हम देख रहे हैं द डेथ ऑफ सेकुलरिज्म, यू नो दिस इज द एज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन नाउ। सो अब तो मेरी बुक का नाम एज ऑफ इंटॉलरेंस के बजाय एज ऑफ स्ट्रॉन्ग मैन होना चाहिए, बिकॉज दे नीड अ सिंबल फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसको कि आपने उधर बिठा दिया है एक पेडेस्टल पे और आप सब उसको फॉलो कर रहे हो ब्लाइंडली एंड उसको ग्लोरीफाई कर रहे हो कि दिस इज नॉट जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, ही रिप्रेजेंट्स समथिंग much greater than us and of course much above his own self. Right. So where do you stand on censorship? Does it create chaos or end it? सेंसरशिप का डायरेक्ट लिंक बनता है विद ह्यूमन राइट्स वगैरह। मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि यू नो जितना दुनिया बहुत फार राइट टुवर्ड्स मूव कर रही है, पाकिस्तान में पॉपुलिज्म का फॉर इंस्टेंस डेथ हो गया। और मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में हम थोड़ा बहुत छोटे छोटे बेबी स्टेप्स में, लेकिन हम सेंट्रिज्म के टुवर्ड्स आ रहे हैं, हम ज़्यादा सेंट्रिस्ट होते चले जा रहे हैं, लेकिन ये डंडे की जोर पे हुआ है। जिस तरह के लबैक वाली एक पार्टी है या लबैकी ग्रुप की, तो अक्टूबर 2025 में उसके ऊपर क्रैकडाउन हुआ जी, बड़ी जोर का क्रैकडाउन हुआ, सेंसरशिप हुई। अब इसमें 3 धड़े थे, मैं बताता हूँ धड़े क्या थे। एक धड़ा था कंजर्वेटिव रिलीजियस पर्सन्स वाला, जो ग्रुप्स हैं कंजर्वेटिव रिलीजियस राइट विंग ग्रुप्स पाकिस्तान में, वो तो ऑफ कोर्स फील कर रहे थे जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है, फ्ला। एंड वो क्यों कर रहे थे ऐसा फील, वो हम लोगों को पता है, नोबडी, मतलब यू डोंट नीड टू मेक एनी इंटेलिजेंट गेस ऑन दैट। बट एक और धड़ा था, उनको भी बुरा लग रहा था ये होते हुए देखकर, जो पाकिस्तान के अंदर कुछ लिबरल प्रिंसिपल्ड प्रोग्रेसिव है। सो पाकिस्तान के वेरी प्रिंसिपल, वेरी नाइस वेल मीनिंग प्रोग्रेसिव्स, लिबरल्स, सेकुलर्स, उनको भी बुरा लग रहा था कि ये लबैकी ग्रुप के ऊपर क्यों अटैक हो रहा है। और साथ ही में जो पाकिस्तान के लेफ्टिस्ट हैं वो भी उसी वाले कमाश में आ जाते हैं। ऑल दीज पीपल जिनको आप फेस्टिवल्स पे देख रहे होते हो, इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में बड़ी अच्छी बातें करते हैं, स्टेज पर बैठकर Q&A सेशन भी होता है। लेफ्टिस्ट्स भी बड़े कंसर्न थे कि ये गलत हो रहा है यार, ये जो लबैकी ग्रुप के साथ हो रहा है। और एक तीसरा ग्रुप था जो बहुत ही स्मॉल माइनॉरिटी थी, वो मैं हूँ। आपने तो कहा सही हुआ है, और अच्छा मैं चेयर कर रहा था इस सेंसरशिप को, और मैं कह रहा था कि ओके फाइन, फ्ला लॉ टूटा, ढिमका वाला लॉ टूटा, ढिमका आर्टिकल वायलेट हो गया, एक दिन का कड़वा घूंट है, और वो एक ही दिन का था। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ कि ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट हो गए कि आप क्रिसमस के करीब लिबर्टी चौक के ऊपर क्रिसमस ट्री लगा सकते थे। हम आए दिन सुनते थे कि मजहबी अक़लियतें हैं पाकिस्तान के अंदर जिनका कि आप नाम भी नहीं ले सकते, उनकी कब्रों को खाड़ा जाता था। मुझे नहीं याद अक्टूबर के बाद से मैंने कितनी कोई ऐसी खबरें देखी है। पहले तो हफ्ते में ऐसे 3-3, 4-4 वाक़यात पेश आते थे। हम कितना सुनते थे कि उनकी इबादतगाहों के ऊपर जाकर हमला हो गया। सभी 3-4 महीने बाद ईद आने वाली, बड़ी वाली, देखते हैं उनमें से कितने को कुर्बानी की इजाजत मिलती है। बट द वेरी फैक्ट कि यू नो अक्टूबर के बाद से अब कुछ महीने गुजरे हैं और मैंने इस तरह के वाकयात नहीं देखे, या एटलीस्ट उस फ्रीक्वेंसी के साथ तो बिल्कुल नहीं देखे। मुझे अब नहीं इतना ट्विटर पे नजर आ रहा होता कि जी कब्रें उखाड़ी जा रही हैं या दफनानी नहीं दिया जा रहा एक पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों को, एक पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप के यू नो लोगों के इबादतगाहों पे हमला हो रहा है। मुझे वो वीडियोस नहीं दिख रही। वो क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि वो लोग जिनके के रिक्शों के ऊपर पोस्टर लगे होते थे, वो पोस्टर भी उतर गए हैं। सो एक दिन की दर्द हुई है, बिल्कुल हुई है, पर लॉन्ग टर्म में अगर इतने मास लेवल के ऊपर राहत और निजात फील हुई है, वो एज अ पाकिस्तानी इट मेक्स मी वेरी प्राउड। सो टू अटेन द राइट एंड्स वी यूज द रॉन्ग मींस। श्रीदेवी का एक डायलॉग था मॉम नाम की फिल्म में, जिसमें आयशा जलीली भी थी, और उसके अंदर वो पूछती है गलत और बहुत गलत में से अगर आपको चुनना पड़े, लेसर ऑफ द टू इवल्स। ये भी बड़ा क्लीशे साउंड करेगा और इसको बड़ा मिसयूज किया जा सकता है। लेसर ग्रेटर इविल इज इविल, बिकॉज इविल इज स्टिल इविल। लेकिन आई विल हैव टू बी रियलिस्टिक। मैं अच्छी बातें जरूर कर सकता हूँ, बड़ी दफा करता भी हूँ, मीठा बन सकता हूँ बड़ा, लेकिन जब when it's really a game of survival, और जब आप देखते हो कि ये जो आपने मॉन्स्टर्स क्रिएट कर दिए, अनफॉर्चुनेटली जितने रूल्स आपने इनको क्रिएट करने में तोड़े थे, उतने ही रूल्स कम से कम आपको इनको ब्रेक करने में भी तोड़ने पड़ेंगे। फिर मुझे ये कहा जाता है नहीं तो जिन लोगों ने इनको क्रिएट किया था उनको क्यों नहीं कुछ कहते। भाई जब किसी की बॉडी में कैंसर डिटेक्ट होता है, एंड आई एम सॉरी बट एनालॉजी बिल्कुल ठीक बनती है इधर कैंसर की,
आप सबसे पहले वो जो जिधर लोकलाइज्ड होता है ना वो कैंसर, आप सबसे पहले वहाँ कीमोथेरेपी वगैरह करते हो, सबसे पहले आप कहते हो वहाँ हम कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, Okay. और फिर अगर वो कहीं और स्प्रेड किया है और जो उसकी जड़ है हम उधर जाएंगे। Right. बट सबसे पहले आप कहते हो जो उसका सबसे डेडली सिम्टम है उसको खत्म ना किया तो जड़ तक जाने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि वो पहले ही आप मर चुके होगे, वो कैंसर से आप खत्म हो गए होगे। सोसाइटीज में भी कैंसर फैलते हैं, और मैं बिल्कुल मानता हूँ उन लोगों की एक्विएसेंस से और उन लोगों के समर्थन से ही ये कैंसर्स फैलते हैं सोसाइटीज के, जो कि सबसे ज्यादा पावर वील्ड करते हैं। बट अब चलो जी, बना दिया उन्होंने मॉन्स्टर। मेरा पॉइंट है वो मॉन्स्टर अपने बनाने वाले को भी उस पर भी हावी होने लगा है। और सबसे पहले तो जो सबसे वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं उनको तो दिन दिहाड़े विद इम्प्यूनिटी मारता चला जा रहा है। और स्टेट के साथ हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या था? वो ये था कि स्टेट, यस वी विल ओबे द पॉलिसीज दैट यू मेक, वी शैल ओबे द लॉज दैट यू मेक, प्रोवाइडेड दैट दीज लॉज एंड पॉलिसीज आर फॉर आवर बेनिफिट। और आप हम लोगों को, यू आर नॉट गोइंग टू थ्रो अस टू द बीस्ट्स फॉर देम टू बी फेड अपॉन, Right. यू नो। आप हमें बचाओगे। अगर कोई मॉन्स्टर बीस्ट हमें खाने आ रहा है तो स्टेट जिसको कि हम टैक्सेस देते हैं, जिसके हम लॉज को ओबे करते हैं इवन अगेंस्ट आवर ओन इंस्टिंक्ट्स, वो स्टेट फिर इतना मिनिमल रोल तो प्ले करेगी कि आप साइलेंट स्पेक्टेटर नहीं बनोगे, यू विल स्टेप इन। Right. एंड फिर अगर फोर्स यूज करनी पड़ जाए तो आप यूज करोगे प्रोवाइडेड इट्स प्रोपोर्शनेट। मुझे ये लगता है कि प्रोपोर्शनेट फोर्स यूज हुई है इस तरह के ग्रुप्स के अगेंस्ट, जो कि खुलेआम किसी श्रीलंकन को साड़ देते थे, जिनको के जो एक जरा बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देते थे और सीधा बस अपना टेरर अनलीश करते थे और नारे लगाते थे, और फिर नारे लगाने के बाद कहते थे नहीं ये हमारे लोग तो नहीं थे जो ये कर रहे थे। क्या नाराजगी थी स्टेट? 2020 और 2021 में मेरी क्या नाराजगी थी? स्टेट, व्हाई डिड यू नॉट डू समथिंग? इट हैपेंड राइट अंडर वॉच। फुटेज में पुलिसमैन क्यों पीछे खड़े हुए नजर आ रहे हैं? पुलिसमैन को तो चाहिए था उधर लाठी चार्ज करते ऐसी अब जब स्टेट अपना काम कर रही है तो मैं क्यों स्टेट को कोसूं? फिर तो मैं ही कहूंगा आई एम प्राउड ऑफ यू, यू फाइनली डूइंग योर जॉब। Zab, frankly, I stand with you. I'm proud of the way the state handled this banned party. और जो बाकी सारी की banned parties हैं, उनको भी खासा एक मैसेज आ चुका है, खबरदार आवाज नहीं निकलनी चाहिए. Which, frankly, is the way we need to go. We need to make Pakistan a modern, non-theocratic democracy, and hopefully ऐसा कुछ होगा इस सिलसिले में. And with those values, मैं values की बड़ी बात करता हूँ कि हमें डेमोक्रेसी कहा जाता है बड़ी अच्छी चीज होती है, वो इसलिए अच्छी चीज है historically because it represented some values, Of course. not just numbers. The For goodness values of sake. secularism, equality, law, all those things come into it. And what it means is, again मैं एक ही बात कहूँगा कि आप जब डेमोक्रेसी या फ्रीडम्स की बात करते हो, what it really means is कि if somebody is not posing any threat of violence to the other person, violence का use करना especially by non-state actors is a no-go zone. And if non-state actors take it upon themselves कि वो vigilant justice लोगों पे इन्फ्लिक्ट करेंगे, that is where the state steps in. इसके ऊपर वो जो vigilant mobs होते हैं ना, वो ये कहते हैं नहीं हमें जरूरत ना पड़ती है सब करने की, अगर स्टेट ने अपना लॉ नाफिज कर दिया होता। तो फिर इसका मतलब कि if you know the state through its laws and policies is empowering these mobs, तो फिर the state is going to have to reconsider कि long term impact क्या है उनकी policies का, and what does it mean for the longevity of the state itself, because अगर mobs को लग रहा है कि state की बनाई हुई laws और policies के ही pretext के अंदर state की authority को challenge कर सकते हैं, तो कोई भी loyal citizen मेरे जैसा कहेगा कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरी state की authority को कोई challenge करे। So मैं इसलिए कहता हूँ कि I really wish to see Pakistan being a country where the state uses its writ and uses its writ okay for its own benefit as well, कर लो जो टॉप पे बैठे हुए हैं, बट आपका बेनिफिट कहीं ना कहीं फॉर बेटर और वर्स आपके निहत्ते और आपके नॉन वायलेंट और पीसफुल लॉ अबाइडिंग सिटीजंस के साथ इंटरट्वाइंड है, वो बंधन नहीं कभी तोड़ा जा सकता। So let's come back to the war in Gaza. आपको उस जंग ने क्या दिखाया है? International hypocrisy. फ्यूनरल ऑफ ह्यूमैनिटी, जो हमें बताते थे कि हम uncivilized persons हैं of the global south, and they want to export you know the ideals of democracy and human rights. हिलरी क्लिंटन जैसे लोग यही बताते थे ना हम लोगों को, वो उसको यही फील होता था उसके पास मॉरल हाई ग्राउंड है, उसके बिल क्लिंटन हस्बैंड को यही फील होता था। खैर अब तो वो जेफरी एप्स्टीन वाली पिक्चर्स रिलीज हुई है ना, ऐसे बाथ टब में लेटा हुआ और छोटी बच्ची हेलीकॉप्टर प्राइवेट जेट में बैठाई हुई उसने, ठीक। तो इन लोगों का क्या मॉरल कंपस था वो तो खैर हमें वैसे ही एप्स्टीन से ही पता चल जाना चाहिए, बट इफ वी नीडेड एनी मोर कंफर्मेशन तो देयर वाज ट्रम्प इन द अमेरिकन पॉलिटिकल लैंडस्केप एंड देन देयर वाज द एंटी ट्रम्प। वेल गेस व्हाट, टर्न्स आउट वो दोनों ही खून के उतने प्यासे हैं, उनमें कोई फर्क नहीं है, सवाए उनमें से एक प्रिटेंड कर रहे हैं दैट वी नाइस एंड द अदर प्रिटेंडिंग ओके आई डोंट केयर अबाउट बीइंग नाइस, ओके फाइन। सो मुझे ये पता चला है वो पूरी गाजा वाली चीज़ के बाद
कि जो हमें बताते थे they are superior to us, not just in economic and military might, but because they're better human beings, because they've discovered after years of colonialism and imperialism the blessings of human rights and democracy. तो वो अब हमारे मुल्कों के अंदर आएंगे और military intervention करेंगे to bring us the fruits of civilization as well, which they tried doing in Iraq और Libya supposedly, और अफगानिस्तान हमें नजर आ रहा है उनकी पॉलिसी से क्या हुआ है, अल्लाह बचाए कि अमेरिका brings democracy to us. because वो उसका मतलब we are going to be worse off from where we had started. जी. ठीक, तो वो इन्होंने जितने पुतले बनाए थे तो सारे गिर गए, टूट गए. इन्होंने वो जो बनाया हुआ था अपनी ये इमेज कि वी केयर अबाउट, बिकॉज जो गाजा के अंदर जेनोसाइड हुआ है उसमें वो प्रिटेंस थे could not even bother keeping up that pretense. खोलकर कहते थे कि हाँ रशिया के अंदर अगर यूक्रेन इंटरवीन करे और आईसीसी उधर अरेस्ट वारंट्स जारी करे पुतिन के खिलाफ, तो उधर जो बाइडेन वगैरह कहते थे वाह आईसीसी वाह क्या कमाल कर दिया. बट अगर यही हरकतें बल्कि मच वर्स वर्जन्स ऑफ द सेम एक्ट्स जब नेतन्याहू जाकर फलस्तीनी टेरिटरीज के ऊपर करता है और वहाँ वही आईसीसी अरेस्ट वारंट जारी करता है, तो हम कहेंगे कि अरे आईसीसी से ज़्यादा गंदी और रोग ऑर्गेनाइजेशन और बॉडी और कोई हो नहीं सकती, शर्म की बात है. तो मतलब आईसीसी अगर यही चीज़ इसराइल के बारे से करे तो करेक्टर ढीला है, और अगर ये वही चीज़ पुतिन के अगेंस्ट करे तो तब बहुत अच्छा है, तब वो ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो जब इस बेबाकी के साथ अब नॉट जस्ट पीपल लाइक ट्रम्प बट इवन द एंटायर ट्रम्प्स, द नॉन पॉपुलिस्ट्स इन ग्लोबल सुपर पावर्स, वो भी यही बिलीव करते हैं, वो भी यही करके दिखाते हैं. हिलरी क्लिंटन इस स्पीच में कहती है टिकटॉक वीडियोस की वजह से लोगों को लग रहा है कि गाजा के अंदर बड़ा जुल्म हो रहा है, नहीं तो नहीं हो रहा. मतलब a woman who's wearing designer clothes sitting in a first world country who travels in a limousine और ताउमर के लिए वो इतने बड़े बड़े घरों में रहती चली आ रही है और रहती रहेगी, तो वो हमें बता रही है कि एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी के अंदर जिधर के भी रिसेंटली रिपोर्ट हुआ है जनवरी 2026 में कि 40% से ज़्यादा ड्रॉप पाया गया है इन चाइल्ड बर्थ इन गाजा. अगर ये टेक्स्ट बुक जेनोसाइड नहीं है तो और क्या है. तो कह रही नहीं ये जेनोसाइड भी जेनोसाइड नहीं है. enjoying all her luxuries, all her heated rooms या AC एयर कंडीशन रूम्स, वो वहाँ से बैठ के हमें ये कह रही है. तो वो यही चीज़ साबित करता है कि यार हमें जो बताया जाता था कि ये मॉरली हमसे सुपीरियर है, नहीं वो मॉरली सुपीरियर नहीं है. और उसका ये भी मतलब है कि इनको हमारे साथ ये करते हुए ज़रा भी दर्द नहीं महसूस होगा. जिन लोगों को ये लगता है आज के दिन कि आप आइस को इस्तेमाल करके अपनी ही एक सिटीज़न को जो कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री की सिटीज़न है, जो कि वाइट है, आप उसके मुंह पे बंदूक चला सकते हो, तो हम लोगों को तो ये कहते थे दे वर सुपीरियर. तो अगर एक जेनोसाइड को भी चेयर ऑन कर रहे हैं, इतनी बेहिसी और इतनी सेंसिटिविटी कि एक ऐसा बंदा जिसने के बर्बाद कर दिया था इराक को और वहाँ इराकियों की ज़िंदगियों को, उस टोनी ब्लेयर को आप एक गाजा के ट्रांजिशनल जो भी गवर्नमेंट आ रही है उसके एक बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर बिठा रहे हो टोनी ब्लेयर को. तो इससे ये साबित होता है कि दीस पीपल आर, मतलब ये जो हम लोग कहते थे हम तुमसे सुपीरियर हैं, ये सारे बड़े चीकी हैं. ये इनके अंदर का जेफरी एप्स्टीन आज भी जिंदा है, एप्स्टीन खुद मर गया हो, वो जो चीकीनेस है, वो जो सेंस ऑफ इंटाइटमेंट और इम्प्यूनिटी है, वो इंसानों के अंदर इतनी जिंदा है, इनको एक मिनट के लिए भी कोई दर्द नहीं महसूस होगा अगर हम लोगों को भी उड़ाना पड़ जाए. तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो मैं पहले सोचता था कि मेरी कितनी फ्रीडम्स होगी उधर या उधर जाकर, नहीं, अब तो ये है कि अपने मुल्क को बेहतर बनाने की कोशिश करो यार, क्योंकि तुम उधर चले गए तो तुम तो उन लोगों के टुकड़ों पे पल रहे होगे, वो तुम्हें इस तड़ी पे रखेंगे भी कि क्यों आउट इफ यू डोंट टो द लाइन. और लाइन नहीं टो की जा सकती. एक पॉइंट आता है जिधर यू विल वांट टू बी योर ओन पर्सन, यू कांट बी puppet 24/7. साहब, यूरोप seems to have forgotten the lessons they taught us after World War II. क्या यूरोप में कोई नए हिटलर आ रहे हैं? हिटलर की भी प्यो, हिटलर के प्यो, हाँ, हिटलर के पास क्या ग्लोबली आ रहे हैं सिर्फ यूरोप में? ग्लोबली. लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ना, यूरोप के पास और उसके वेस्टर्न एलाइज और यूएसए, इन सारों के पास ये जो वेस्टर्न ब्लॉक है बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है. मिलिटरीली दे मच स्ट्रॉन्गर देन मेनी ऑफ देयर सॉर्ट ऑफ नॉर्थ कोरियन राइवल्स. हालांकि वो अपने तौर पे वो भी आगे को जा रहे हैं, बट इवन सो यू नो, सो मुझे इसलिए लगता है कि हिटलर के पास ये टूल्स अवेलेबल नहीं थे, जिस तरह AI, जैसे कि सोशल मीडिया, मास डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन्स, जो कि अभी विद इन अ सिंगल क्लिक आप यहाँ से लॉन्च करते हो, दुनिया के एक पार्ट में जाकर फील होता है. एंड ही सर्टेनली डिड नॉट हैव बिलियनियर्स लाइक Elon Musk or Bezos or Zuckerberg backing him. So इसलिए मुझे ऐसा फील होता है कि now it's even a worse time. और फिर तो उसके बाद से जाकर जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट हुई दुनिया भर में, उसकी वजह से जो रिस्क्स हमारी जनरेशन को फेस करने पड़ते हैं, इट्स अनप्रेसिडेंटेड एंड आई रियली वरी फॉर द डायरेक्शन द वर्ल्ड इज गोइंग इनटू. इसी में कह रहा हूँ, दुनिया में जब इतना कुछ चल रहा है और एक्सपेंशनिज्म, रशिया एक्सपैंड करना चाहता है, अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है, यूक्रेन में घुसता है,
चाइना, और लोग इधर कहेंगे नहीं चाइना इज द गुड मैन, उसको ना कुछ कहो, बट मैं फिर भी कहूंगा चाइना ताइवान और साउथ चाइना सी के ऊपर डिजाइन रखे बैठा है, भारत अखंड भारत की बात करता है, पाकिस्तान का भी बड़ी देर तक करता था कि जी हम पूरे का पूरा एक वो ग्रेटर मुस्लिम लैंड बनाएंगे, अफगानिस्तान से शुरू होकर इंडिया तक स्ट्रेच करके एक्सपेंशनिज्म इधर बातें जायद हामिद जैसे लोग भी करते थे, और उनका कौन समर्थन कर रहा होता था हम सारे जानते हैं, उनको किधर से पैटर्नेज मिलती थी। बट वो मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान का वाला रेटरिक जरा थोड़ा कूल डाउन किया है। मैं बड़ा खुश हूँ, शायद हम इवॉल्व कर जाए विद द पीरियड ऑफ टाइम, यू डोंट नो। तो ये जो एक्सपेंशनिज्म का एक आइडिया दुनिया भर में फैलने बड़ा डेंजरस है, यू नो, जिस इंप्यूनिटी के साथ वो यूएस जाता है और वो निकोलस मडूरो को पकड़ता है, फिर कहता है कि अब आर्कटिक ओशन के ऊपर हम जाएंगे या ग्रीनलैंड को पकड़ेंगे, नेटो की अंदरूनी खाना लड़ाई शुरू हो गई है, उनकी कलेक्टिव सिक्योरिटी कलेक्टिव डिफेंस तो गया, फिर गो सॉर्टोस। सब उसी वजह से टर्की इज लुकिंग फॉर पाकिस्तान एज एन एलाय। ठीक है, लेकिन टर्की ये नहीं कह रहा ना कि हम पाकिस्तान को जाकर इन्वेड कर देंगे, हम अपना बना देंगे, ठीक है ना। ट्रम्प तो सुबह उठता है, वो कहता है कि कनाडा विल बी आवर 51st स्टेट। मैं तो ये सोच नहीं सकता था, एक साल पहले नहीं सोच सकता था कि ऐसी लैंग्वेज नॉर्मलाइज हो जाएगी। लैंग्वेज क्या उसने करतूत करके दिखा दी है जी, उसने पकड़ के दिखा दी। अब वो कहता है कि नेक्स्ट कभी क्यूबा है, कभी कोलंबिया है, वो ही इज ऑन अ स्प्री राइट नाउ, ही इज ऑन अ स्प्री। So what's American advantage in taking over these countries? क्या फायदा क्या अमेरिका को कनाडा को टेक ओवर करके या मेक्सिको को टेक ओवर करके? क्या उनके रिसोर्सेज आप पकड़ोगे, वेनेजुएला के अंदर उनका पूरा ऑयल आपने रख लिया, फिर ये याद रखना ये these are part time politicians but these are full time corporate sector workers actually। मैं ये कहूँगा, एक्चुअली मैं कहूँगा कि they are full time businessmen, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है सही। सो इसका ये है कि ये लोग जब रिटायर कर जाते हैं तो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट्स को परस्यू करते हैं, जो कि इन्होंने सिक्योर कर लिए होते हैं ड्यूरिंग द टर्म इन ऑफिस। सो फॉर इंस्टेंस बोरिस जॉनसन अब किधर होता है किसी को नहीं पता, सर्टेनली नॉट इन पार्लियामेंट, सर्टेनली नॉट इन मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स, बट उसने वो जो भी अपना एक सीवी और रेज्यूमे बिल्ड किया था एज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, अब वो उसको मिल्क कर रहा है। Some they become directors of petroleum companies, they become on the board and of if nothing several else, other they organizations. become journalists. Oh, yes, they're they writing become for Daily Mail. Of course. वो आइडियाज अंदर लोगों के माइंड में डाल रहे हैं, and all these things are interconnected बड़े गहरे तरीके से। So ट्रम्प भी पूरी एक बिजनेस फैमिली है, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर भी बैठा हुआ है, जेरेड कुशनर भी बैठा हुआ है, ट्रम्प टावर से शुरू होकर दिस इज द मैन हु यूज्ड टू होस्ट अप्रेंटिस। सो मीडिया में भी से कमर्शियल इंटरेस्ट्स हैं, ऑयल के अंदर भी हैं, मिनरल, यू नेम इट। एंड ये उस इनरिचमेंट के लिए क्या करते हैं कि जब ये पॉलिटिकल ऑफिस में बैठे होते हैं तो अपने जितने भी इनके ओलिगार्क फ्रेंड्स हैं और जितने भी इनके कॉर्पोरेट गुरुज हैं और टेक इंडस्ट्री के गुरुज हैं, ये उनको अपीस कर रहे होते हैं, और सिर्फ उनको अपीस नहीं कर रहे होते, उनको एम्पावर करके खुद को भी एम्पावर कर रहे होते हैं। सो दैट एक्सप्लेन्स दे हैव नो क्वाल्म्स इन व्हाट कि हमारी आंखों के सामने दुनिया को चला रहे हैं, हमारे सामने 60-70 साल के बापे, और वो इसलिए चला रहे हैं बिकॉज अल्टीमेटली इन्होंने ये जो एक नेटवर्क बना रखा हुआ है विद द ग्लोबल एलीट, ये उसके थ्रू अपने कमर्शियल इंटरेस्ट्स को और स्ट्रेंथन और सीमेंट करना चाह रहे हैं। Makes sense. Makes perfect sense. So why is the West certainly afraid of migrants? You have to whip up a threat. I'm Pakistani. I would know this the best. जो पैरानोया हम लोगों के मुल्क में होता था, एंड आई हैव ग्रोन सीइंग इट, हर वक्त इनको डर होता था कि इनका जो एक मुस्लिम आइडेंटिटी है खतरे में है। तो उस खतरे के नाम पर इन्होंने क्या किया कि मुल्क के अंदर जितनी भी मजहबी अक़लियतें थीं या डिसइनफ्रेंचाइज किया या उन लोगों को डिह्यूमनाइज किया, चाहे वो जरावाला के अंदर घुसे हो या चाहे वो सिंध की अंदर जो हिंदू माइनर गर्ल्स हैं उनकी अबडक्शन हो। यही था ना अल्टीमेट थ्रेट इन्होंने ये बना रखी थी, जिसका कि कोई टेंजिबल एविडेंस ही नजर आता था कि एक मतलब मोर देन 94% ऑफ पॉपुलेशन यू हैव और वो मुस्लिम है, उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी थ्रेट में है, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री में जी, इस्लाम खतरे में है। बिल्कुल ठीक है। इन्होंने ये बयानिया बनाया था, बड़ा सोच समझ के बनाया था। तो उसमें जब आप ये लैंग्वेज यूज करते हो, देयर इज ऑलवेज अ माइनॉरिटी दैट यू विल हैव टू अदराइज, और उसका मतलब ये भी कि पॉलिटिशियंस और लीडर्स जिनकी के फेल्ड पॉलिसीज होती हैं, जिनकी के करप्शन होती है, जिनके के ड्रकोनियन लॉज होते हैं, ये उसको जस्टिफाई करने के लिए, अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए सीधा से कह देते हैं कि ओ दैट पर्टिकुलर ग्रुप, दैट पर्टिकुलर अदर ग्रुप, या दे आर अ थ्रेट, दैट पर्टिकुलर अदर ग्रुप व्हिच इज इवन लेस देन 2%। सो दैट इज एग्जैक्टली जो कि किया गया है और एम्पलीफाई हो रहा है। राइट विंग जो ग्लोबल फार राइट बढ़ती चली जा रही है, तो उसके अंदर तो आप मिलिट्री इकोनॉमिक माइट ऐड कर दो वेस्टर्न कंट्रीज की, तो वो तो और वर्सन हो जाएगा। सो अब जो एक रेटरिक आया है वेस्टर्न कंट्रीज में, वही मैं कह रहा हूँ सारे पाकिस्तान, ज़ियाउल हक वाले पोस्ट एरा से कुछ सीख रहे हैं। राइट।
तो और मैं इनको कह रहा हूँ दैट्स अ टेरिबल डिजास्टर्स एग्जांपल टू फॉलो। तो इन्होंने भी करेक्टेड बना दिया कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, मिस हैंडलिंग थी कोविड पेंडेमिक की इन लोगों की तरफ से, इनके पॉलिटिशियंस की अपनी करप्शन, मतलब वो जो पार्टी गेट स्कैंडल हुआ था बोरिस जॉनसन के अगेंस्ट। तो अब किसी को तो विलन बनाना है, हम तो नहीं कह सकते हमारी पार्टियों की वजह से हुआ है, हम तो नहीं कह सकते कि हम अपने रिच कॉर्पोरेट गुरुज को टैक्स कंसेशंस दे रहे थे और एनवायरमेंटल रेगुलेशन से बचा रहे थे, तो उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज डिजास्टर आ गया हमारे पास, उसकी वजह से इतनी इनइक्वालिटी हुई है सबके बीच में। तो उन्होंने क्या कहा, ओ ओके यू नो व्हाट, वी फिगर्ड इट आउट, वी हैव अ फार्मूला कि वी आर गोइंग टू एलिविएट ऑल योर सफरिंग्स पीपल। एंड वो ये है कि यू सी ये जो इंसान है, जो ब्राउन है, जो मुस्लिम आइडेंटिटी वाला लेकर आया है हमारे सिविलाइज्ड कंट्रीज में अपनी फॉरेन आइडेंटिटीज और कल्चर्स को, ये है मुसीबत की जड़। और अगर ये नहीं मुसीबत की जड़, अगर ये भी हम एक दिन खत्म कर देंगे, तो फिर पीछे वो जो ट्रांसजेंडर्स बैठे हुए हैं ना, जो कि पता नहीं 1 पॉइंट समथिंग या 0 पॉइंट समथिंग एक माइनॉरिटी है, वो हम लोग को और हमारी फैमिली लाइफ को थ्रेट पोज कर रहे हैं। और अगर वो भी हम लोग हटा लेते हैं, तो फिर ये जितने भी वोकीज हैं और ये लेफ्टिस्ट हैं, ये हम लोग को थ्रेट पेश कर रहे हैं। सो दिस इज अ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो कि ये एम्प्लॉय करते हैं और अब कर रहे हैं। बट एक बात मैं पहले ही बता दूं, व्हेन यू नो ये ग्लोबल नॉर्थ या वेस्टर्न कंट्री से जब कहा जाता है ना, we don't want immigrants, we want remigration, मतलब deport these people back, they don't exactly mean right now, they don't mean कि ये Jewish या Hindu migrants को निकालना चाह रहे हैं, they will come for them later. अच्छा, in the immediate context they're saying they only want to get rid of Muslim migrants, उनको तो निकालो। और जो लोग हमारे पास 60-50 सालों से रह रहे हैं, उनकी जो भी जनरेशन रह रही है, उनको भी किक आउट करो, डिपोटेशन सेंटर्स के अंदर डालो। विंडरश स्कैंडल नाम की चीज यही हुई थी ना ब्रिटेन में। साहब, those kids have never seen Pakistan और सऊदी अरेबिया और इराक और ईरान, वो तो जानते ही नहीं कि उनके बैकग्राउंड में कौन सा मुल्क है। But still you are not European enough, you're not American enough. इसी बिकॉज अभी के लिए हम जिन लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वो मान गए हमारी बातों को कि तुम हो मुसीबत, तुम्हें निकाल देंगे तो मैजिकली उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, एनर्जी बिल्स वो ड्रॉप कर जाएंगे, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी, मिरेकलसली तुम्हारी जिंदगी को मीनिंग मिल जाएगा, और जो जॉबलेस है उसको जॉबलेस मिल जाए, उसको जॉब्स मिलना शुरू हो जाएंगी। सो ये इस तरह का जब बयानिया बना रहे हैं। एंड कमाल की बात ये, मैं इधर बैठ के जो कुछ कर रहा हूँ, जो कुछ कह रहा हूँ, इससे बात तो वाज़ेह होगी मुझे पाकिस्तान के मुल्ले बिल्कुल नहीं पसंद, लेकिन इसमें ये भी बात वाज़ेह हो रही है, अजीब बात ये है कि एट द सेम टाइम मैं ज़ायनिस्ट को भी नहीं पसंद करता, मैं वाइट सुप्रीमेसिस्ट को भी पसंद नहीं करता, एंड दैट पुट्स माय ऑडियंस इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन, बिकॉज वो कहते हैं ही डजंट हैव अ गुड वर्ड फॉर एनीवन, ये तो सबकी क्लास है। ये हम ज़्यादा देखते नहीं है यूजुअली। इवन जो पाकिस्तान के लेफ्टिस्ट्स भी है ना, उन्होंने भी एक वो गुड वर्सेस इविल वाली एक लाइन ड्रॉ की है, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि अनफॉर्चुनेटली आई विश इट weren't that way, but we live in the real world, there are areas of grey, and grey outnumber black and white. Right. We have to navigate Yes, we do. rather than telling stories to ourselves, ये गुडी है, ये बैडी है, इस वक्त सारे ही बैडी हैं। Saab, I can't bring myself to do a podcast on supporting what happened to the band party. I can't bring myself to do it. I mean, I would love to do it कि भाई जो हुआ गवर्नमेंट ने गलत किया, this should not have been the way. Violence is not the answer. The government should have trained them, educated them, brought them back into the mainstream. You know, we have a massive difference of opinion there. Of course, because that is the right मुझे thing to do. लगता है पानी सर से गुजर गया था, अब वो रिट्रेन नहीं हो सकते, वो लॉन्ग टर्म एम है। शुरू में अतातुर्क बनना पड़ेगा, वो जहाज में डाले डुबो दें, और फिर जब ये सारा गंद खत्म होगा, स्टार्ट अफ्रेश, जस्ट लाइक जसिंडा आर्डन। फिर अतातुर्क ना बनना, फिर डेमोक्रेसी लाना और जसिंडा आर्डन बन जाना। लेकिन इस वक्त जब एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, मैं इसको नहीं ओवर एग्जैजरेट कर रहा, आप एक एक्यूजेशन की मार हो सिर्फ। ऑफ कोर्स अब एआई आ गया है साहब, ब्लास्फेमी, वो जो आपका वो आए हुए थे जो ब्लैक होल बचा चीख रहे थे यार अबाउट ब्लास्फेमी केसेस, तो उनके ऊपर जो चमकट्टा आएगा जिस दिन उनके बच्चे जेल से बाहर आ रहे हुए, उनको आप री एजुकेट करोगे, वक्त ही नहीं होगा इन चीजों का, नहीं होगा। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जरूर ना लॉन्ग रन में, लेकिन इस वक्त जो कह रहे हैं इसको खाड़ देंगे, उसको खाड़ दोगे, स्टेट को डंडे के जोर पे कहना पड़ेगा बंदे दा पुत्र बन, और हो रहा है वो। तो फिर अगर वो हो रहा है, आई विल नॉट बी कंप्लेनिंग, देन इफ यू थिंक आई एम इविल, सो बी इट। बट मैं कहता हूं कि इफ वी कैन कम टू कंसेंसस, जो कि 100% कभी भी नहीं हो सकता, बट कंसेंसस के बाय एंड लार्ज we are going to be deterred from such mob culture and mobism, not really a word, तो तब जाकर अगर स्टेट जुल्म करे और लाठी चार्ज करे और लोगों के ऊपर टेयर गैस फायर करे, हाँ तब मैं कहूँगा गलत हुआ है। I agree. Sahab, do our immigrants love Pakistan more than the people who are living in Pakistan? क्या overseas Pakistanis पाकिस्तान ज़्यादा प्यार करते हैं? दावा उनका ये है, वो हम लोगों को certainly, मुझे तो इस तरह से देखते हैं कि गद्दार, तुम खान साहब का साथ नहीं दे रहे, तुम असल पाकिस्तानी नहीं हो, हम जो बाहर बैठे हुए हम ज्यादा असल पाकिस्तानी हैं, तुम डिबेट नहीं करते मौलवियों के साथ पाकिस्तान में बैठकर।
अब ये मुझे इस तरह के कमेंट्स किन लोगों की तरफ से आते हैं जो कि बरतानिया के पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं अपनी प्रोफाइल पिक्चर में। साहब मैं मॉलगूस डिबेट करना चाहता नहीं हूँ बिकॉज उसका इवेंचुअल एंड ये होगा एंड पे क्या होगा वो आपका गला कट जाएगा। वो डॉग विसल कर नहीं, वो कहते हैं ऐसा क्यों कह रहे हो, अभी भी जिंदा ही हो ना, राइट तो किसने कहा, उनको ये कहते हैं क्योंकि नहीं कहा ना, सारा कुछ नहीं बहुत बोलते हो। तो अगर तुम लोगों को मेरी बातों का सिर्फ 3% बहुत लग रहा है तो सोचो अभी जो मैंने 97% नहीं बोला तो तब क्या करोगे। तो डिबेट हो नहीं सकती जब तुम 100% वो बात कर सकते हो जो तुम करना चाह रहे हो और मैं सिर्फ 3% बात कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। Absolutely ये तो right. फिर डिबेट नहीं। सो इन लोगों को एक वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है काफी ओवरसीज पाकिस्तानीज को, नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम, कि वो जो एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं उनको बताएंगे कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हें क्या फील करना चाहिए क्या नहीं फील करना चाहिए। तो सर जरा बता दीजिए अच्छे पाकिस्तानी कहाँ मिलेंगे, लंदन में, टोरंटो में, क्योंकि लाहौर में तो मिलते नहीं है। मुझे लाहौर में बड़े अच्छे पाकिस्तानी मिले हैं, साहब नॉट अकॉर्डिंग टू पीपल लिविंग इन लंदन एंड टोरंटो। ज्यादा मुंह नहीं लगा, लेकिन ऐसे बिल्कुल लोग हैं जो लंदन और टोरंटो गए हैं, उन्होंने हमारा नाम बड़ा रोशन किया है। ये वही बरतानिया जिधर मलाला यूसुफजई रहती है। एंड आपने जितना बुरा भला उसको कह लेना है, और आपने अगर ये कह लेना है, आपसे मुराद आप नहीं बट हमारे व्यूअर्स, अगर हमारे व्यूअर्स कह रहे हैं लो गाजा की दफा क्यों चुप थी, ईरान की दफा क्यों बात कर रही है, आई एग्री विद यू पीपल, शी डिड नॉट स्पीक दैट मच ऑन गाजा। राइट शुरू में बड़े दबे लफ्जों में कहा, जी बहुत देर बाद जाकर इसराइल का वर्ड यूज किया। It was clearly visible to me she had constraints on her. लेकिन मैंने ये भी सोचा कि बजाय कि मैं मलाला से नफरत करूं, when I can clearly see कि there is a disparity between how much she speaks for Afghan girls and how much she speaks for Gaza's girls. Right. When there's a disparity, वो अगर गाजा के बच्चों के बारे में बहुत बोलना शुरू कर दे ना कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर, अमेरिका के प्रेसिडेंट तुम्हारे हाथों पे खून लगा हुआ है, वो करेगी, वो कहेंगे बीबी आप है, तुझे हम निकालते हैं, गो बैक। वो गो बैक करेगी, किधर गो बैक करेगी, जिधर लोग खून के प्यासे हैं। उसी के खून के प्यास। और कितने खून के प्यासे हैं मुझे ये पूछना नहीं पड़ेगा, मैं इधर एक लिखता हूँ, मलाला यूसुफजई इज अ ह्यूमन बीइंग, मैं एक ये स्टेटस लिख दूं फेसबुक पे, नीचे जितने लोग आएंगे डिसएग्री करने के लिए कि ह्यूमन बीइंग नहीं है। साहब पाकिस्तान के 2 नोबेल लॉरिएट्स थे और अपेरेंटली पाकिस्तान में दोनों वाजिबुल कत्ल तो है। उसने क्या पा लिया मलाला ने, फिर क्या पा लिया। अब वो जो एक जगह अंदर उसको रखा है लोगों ने, जिधर उसके बंदूक नहीं चला रहे सर के ऊपर, तो वो फिर उधर ही रहेगी, वो थोड़ा मुंह बंद कर लेगी। लेकिन वो जो 2-3 दफा भी उसने खासा के बारे में बात कर लिया, मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग तो कभी इतनी ना बात करो, तुम्हारे मुल्क के अंदर जो मजहबी अकलियतों के साथ हो रही है उनमें से तो कुछ ऐसे मजहबी अकलियत ग्रुप्स हैं तुम उनके नाम नहीं ले सकते, लेना भी चाहो तो नहीं ले सकते। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्या टॉलरेंस खत्म हो गई है? इज इंटॉलरेंस द नॉर्म नाउ? Absolutely, and not just the norm, it's something that these people pride themselves in. And when I say these people, I mean to say everybody everywhere. अब मैं जो बात कर रहा था मासेस वाला वर्ड है ना, उसमें एम को तो मैं वैसे ही साइलेंट समझता हूँ। अब अगर मुझे आप लोगों को कहना है कि मैं मासेस में से हूँ तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा मैं तुम लोगों से इंटेलेक्चुअली बड़ा सुपीरियर हूँ। से हजूम में तुम्हें और आप भी आते हैं। एग्जैक्टली आते हैं, लेकिन अगर मैं अकेला हूँ there are chances I will be a nicer person. अगर मैं एक हजूम बना हुआ हूँ, मेरे अंदर एक और कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मेरा धड़ा मुझे बचाएगा, so I have to do nothing, I will just have to dog whistle. और जब किसी अंदर ये वाला कॉन्फिडेंस आ जाए तो अब्यूज भी होगा, एक्सप्लॉयटेशन भी होगी। तो intolerance has become something which makes people feel not just empowered but very proud of themselves. वो कहते हैं हाँ हम बिलीव करते हैं कि एक रिलीजियस सुप्रीमेसिस्ट सोसाइटी है, नहीं अच्छा लगता तो तुम लोग चले जाओ ना फ्रांस। वो ये नहीं कहेंगे हम खुद अफगानिस्तान चले जाएंगे फिर, लेकिन आप लोगों को फ्रांस भेजेंगे, और खुद भी वो फ्रांस जाएंगे, वो खुद भी यूरोपियन कंट्रीज में जाएंगे, लेकिन वो खुद कभी अफगानिस्तान नहीं जाएंगे। और ये ही एक इंटॉलरेंस है जो कि हमें भारतीय गोदी मीडिया के अंदर भी दिख रहा होता है, इनके इकोसिस्टम में भी दिख रहा होता है। चीख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अर्बन नक्सल कौन है, वो बैठ के टीवी पर बता रहे हैं टुकड़े टुकड़े गैंग कौन है, अन्नम गोस्वामी को गुस्सा चढ़ा हुआ है, वो बताएगा कि पाकिस्तानी लॉबी कौन बैठी हुई है लिबरल्स में और सेकुलर्स के अंदर इंडिया में। यही वाली बातें हम लोगों को डोनाल्ड ट्रंप की और उसके मेगा सपोर्टर्स के भी बातों के अंदर दिख रही होती है। सो अब हर कोई, मतलब जिस तरह मुस्लिम्स को डीह्यूमनाइज किया गया है ब्रिटिश मेन स्ट्रीम मीडिया में रिसेंटली, ये जीबी न्यूज और टॉक टीवी नाम की चीजें 10 साल पहले नहीं थी। मतलब कि मेरी नजर में तो बिल्कुल भी नहीं थी। मैं तो स्काई न्यूज को जानता था जिसपे वो बड़ी बैलेंस्ड बात करते थे। मैं नहीं कह उनका कोई एजेंडा नहीं होता था, पर बट दे यूज्ड टू डू इट विद डिग्निटी एंड क्लास। गया वो दिन। अब जीबी न्यूज को लोग ज्यादा रिलायबल मानते हैं एज कंपेयर टू द गार्डियन और स्काई न्यूज। बीबीसी न्यूज के ऊपर कैसे ट्रंप पड़ा हुआ है कि इनसे मैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर ही छोड़ूंगा क्योंकि इन्होंने मेरी 2 क्लिप्स को आपस में जोड़ दिया था जी। तो ये क्या, ये हमला है फ्री एंड इंडिपेंडेंट प्रेस के ऊपर। एंड ये क्या सिंबलाइज करता है? इंटॉलरेंस को। इंटॉलरेंस विच यू हैव एलिवेटेड टू द स्टेटस ऑफ प्रेसिडेंसी एंड प्रेसिडेंसी ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सुपर पावर, because US president is not just the president of a single country, he's the president of the entire world. So when the president of the world says that he
prides himself in censoring you, in taking a voice away from you, you would know that intolerance is very much in trend. It's on vogue. Right. Sir, as a progressive thinker, do you think hate is the last resort for us? I think hate should be the last resort for us, but unfortunately, it's the first option for everybody It's the first in the response. world that we live today. They resort to hate and hateful tactics ताकि अपने आप को assert कर सके दूसरों के ऊपर. मैं इसलिए चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि I wish to God तुम लोग कभी majority में ना हो. तो फिर ये डेमोक्रेसी खिलाफ है. मैं कहता हूँ बहुत अच्छा है, डेमोक्रेसी खिलाफ है. डिजर्व नहीं करते तुम लोग. अच्छा, वो मुझे कहेंगे तुम बड़ी डिजर्व करते हो. I didn't quite say that. बट मुझे ये बिल्कुल पता है मैं तुम लोगों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहूँगा. I wouldn't want to be at your mercy because then you will show me no mercy. And I know that. Make no mistake. Sir, any message for the people of Pakistan? Stop hating. And, the rest of the world is following the Zia model. And that is coming back to haunt you because you're being deported from the countries where you had invested so much in terms of time and effort and the years that you put in. तो बुरा लग रहा है ना जब ज़ियाइज़्म तुम लोगों के ऊपर लग रही है, जब अमेरिका ने और इंडिया ने और यूरोपियन कंट्रीज़ ने वो अडॉप्ट करना शुरू कर दिया. सो जस्ट मेक श्योर यू डोंट रिपीट दैट मिस्टेक अगेन. बी वेरी इंटॉलरेंट ओनली टुवर्ड्स इंटॉलरेंस. और कैसे पता चलता है कि इंटॉलरेंस का मतलब क्या है? इंटॉलरेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों को लगता है जस्ट बिकॉज समबडी इज डिफरेंट फ्रॉम यू, या किसी ने अब सिर्फ आपके सेंटिमेंट्स हर्ट किए लेकिन फिजिकल वायलेंस का ना उसने खतरा पेश किया है ना उसने फिजिकल वायलेंस का इस्तेमाल किया है, और आपको लगता है कि इट्स फेयर प्ले कि आप अगले से उसकी जान ले लो, दैट इज इंटॉलरेंस. एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू शुड ऑल बी इंटॉलरेंट टुवर्ड्स. अगर ये करना शुरू कर दोगे तो कोई तुम्हारे साथ भी जुल्म करने की जरूरत नहीं करेगा, और तब एक सेफ सोसाइटी क्रिएट होगी. Right. So rule यही है, we must not tolerate intolerance. Thank you so much, sir. Very kind of you, sir. Really appreciate your time, Ji. Thank you so Same much. here. Thank you so Pleasure. much. Thank you so much.